हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा के नॉवेल देवकांता संतति सीरीज़ के 10वें भाग का 8वां बयान। हमारे पाठकों को 9वें भाग के 5वें बयान का हाल खूब याद होगा। ना याद हो तो हमारे कुछ ही अल्फाज आपको याद दिला देंगे। इस बयान में दारोगा जसवंत सिंह मुन्ना लाल का भेष बनाकर अग्निदत्त को शेर सिंह के पंजे से छुड़ा लाया था। अंत में वह उसी कुएं में पहुंचा जहां इन लोगों की मजलिस जमा रहती थी। उस वक्त बलराम सिंह भी उनके साथ ही थे। कुएं में हमने हीरामल, गहरीचंद, हरीराम, चंद्रसेन, सुखदेव और अग्निदत्त को भी मौजूद पाया था। उस मजलिस में उन्होंने अभी ये फैसला किया ही था कि हीरामल, हरीराम यहाँ की सारी खबर चंद्रदत्त को देने राजगढ़ की तरफ रवाना हो और अग्निदत्त रानी देवकी को सब कुछ बताने के लिए चंपानगर की तरफ। तभी जसवंत सिंह ने बटुए से शेर सिंह का एक खत निकाला, जिसे पढ़कर ये सभी चकरा गए। बस उस बयान में यहीं तक का हाल था। इधर देव सिंह और शेर सिंह का बयान काफ़ी आगे निकल गया है। कथानक का सिलसिला मिलाने के लिए आज हम इस मजलिस का हाल लिखने के लिए मजबूर हो गए। वैसे इस वक्त इन्होंने किया भी बहुत कुछ है, जिनका फ़र्क देव सिंह इत्यादि पर ज़रूर पड़ेगा। वैसे हम इस मंडली को इतनी ताकतवर नहीं समझते जितने काम इन्होंने कर दिखाए। उस रात इन्होंने शेर सिंह का खत पढ़ा तो बुरी तरह घबरा गए। किसी को ख्वाब में भी ये गुमान नहीं था कि शेर सिंह जानते हुए भी मुन्ना लाल जैसे जसवंत सिंह को छोड़ गया था। अग्निदत्त इत्यादि वहाँ से रवाना ववाना होने की बात तो सब भूल गए, बल्कि इस पत्र और शेर सिंह के बारे में बातचीत करने लगे। उन सभी को शेर सिंह का डर सताया जा रहा था। बहुत देर से छाए सन्नाटे को बलराम सिंह ने यह कहकर तोड़ा। जब पहले से ही शेर सिंह दारोगा साहब की हकीकत से वाकिफ था, तो उसने अपने किसी अय्यार को इनके पीछे लगाया होगा या खुद इनका पीछा ज़रूर किया होगा। यहाँ पाठकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह हाल उस वक्त से पहले का है जब बलराम शेर सिंह से मिला। इस वक्त तो बलराम सफ़ेद यानी जसवंत सिंह की कैद में पड़ी अपनी माँ की जान जाने के डर से इनके साथ था। शेर सिंह, हरनाम सिंह, लक्ष्मी और सत्यवती द्वारा की गई अय्यारी का भेद इस हाल से अगली रात को ही बलराम सिंह पर खुला था। वो अभी तो जसवंत सिंह के दबाव में ही बोल रहा है। बलराम सिंह की बात सुनकर तो सबके सब और भी बुरी तरह घबरा गए। अग्निदत्त बोला, इसका मतलब तो ये हुआ कि इस वक्त हम सब शेर सिंह की निगाहों में हैं और जंगल में हमें पकड़ने के लिए शेर सिंह का जाल बिछा होगा। सभी को यह डर हुआ कि शेर सिंह कहीं हम सबको पकड़ ही ना ले। काफ़ी देर तक वे घबराए से इसी बारे में बातचीत करते रहे। अंत में जसवंत सिंह ने फैसला किया कि कुएं से बाहर जंगल में सबसे पहले बलराम सिंह जाएगा। बलराम सिंह ने इस बात की खिलाफत भी की, मगर जसवंत ने उसे फिर सफ़ेद साड़ी की धमकी दे दी। मजबूरन उसे सबसे पहले जंगल में जाना पड़ा। मगर उस वक्त सभी बड़े खुश हुए जब बलराम सिंह को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया और उसने जंगल में घूमने के बाद कुएं में आकर खबर दी कि उसने बालादबी करके अच्छी तरह जांच कर ली है। आसपास के जंगल में कोई नहीं है। इस बार हिम्मत करके बलराम सिंह के साथ चंद्रसेन गया, मगर फिर भी उन्हें किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। यहाँ तक कि एक एक करके सभी कुएं से बाहर जंगल में आ गए, मगर उनके अलावा कहीं कोई गैर आदमी नज़र नहीं आया। सभी ने बालादबी करके आसपास के जंगल में अच्छी तरह से टोह ली, लेकिन जिस तरह का खतरा उनके दिमाग में था, उस तरह के खतरे वाली कोई बात नहीं थी। अच्छी तरह से जांच कर लेने के बाद वे फिर उसी कुएं में जमा हुए। इस बार बात जसवंत सिंह ने शुरू की। हम बेकार ही अपने दिलो दिमाग के वहम से डर रहे थे। ना शेर सिंह ने मेरे पीछे कोई अय्यार भेजा है और ना ही खुद आया है, वरना हम लोग इस वक्त तक उसकी गिरफ्त में होते। हमें लगता है कि उसने बस ये खत ही हमारे बटुए में डालकर अपना काम खत्म समझा। मगर है ये बड़े ही तरद्दुद की बात। इस बार नलकू राम बोला, शेर सिंह ये अच्छी तरह से जानता था कि तुम मुन्ना लाल के भेस में हो। उसने तुमसे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ तुम्हारे बटुए में ये खत डाल दिया। ना ही पीछा किया कि तुम कहाँ जाकर किन लोगों से मिलते हो। वाकई है तो ये तरद्दुद की ही बात। हीरामल ने भी समर्थन किया। कम से कम वह दारोगा की कार्रवाई पर तो नज़र रखता ही। इससे एक ये भी बात साबित हो गई है कि शेर सिंह ये जान गया है कि दारोगा साहब दुश्मनों से मिले हुए हैं। वो तो सब ठीक है, दारोगा जसवंत सिंह ने कहा, मगर हमें इन बातों में उलझकर असली मकसद से नहीं भटकना है। हमारा असली मकसद है कि सुरेंद्र सिंह की गद्दी पर कब्जा करें। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि देव सिंह राजकुमारी कांता का अपहरण करके ले गया है। इस वक्त शेर सिंह को सबसे ज़्यादा राजकुमारी की ही फिक्र होगी। वह अपना सबसे पहला काम राजकुमारी को वापस लाना ही समझ रहा है, इसलिए वह फ़िलहाल हमसे उलझना नहीं चाहता। उसने सोचा होगा कि पहले वह राजकुमारी को वापस ले आए, उसके बाद हमसे उलझेगा। अगर वह इस वक्त अपना दिमाग हमारी तरफ उलझाता है तो उधर कांता हाथ से निकल जाएगी, और निश्चय ही कांता को वापस लाना उसके लिए हमें गिरफ्तार करने से ज़्यादा ज़रूरी काम है। इसी सबब से वह राजगढ़ की तरफ रवाना भी हो चुका है। ख्याल होगा कि वह वापस आकर हमें देखेगा।
हमें आतंकित करने और हमारे दिमाग को इस तरफ उलझाने के लिए उसने ये खत मेरे बटुए में डाला। मगर हमें उसकी चाल में आकर अपना दिमाग भटकाना नहीं चाहिए, बल्कि अब हमारा काम ये होना चाहिए कि शेर सिंह के वापस आने से पहले ही हम यहाँ अपना काम पूरा कर लें। उसके इस विचार पर सबने काफ़ी देर तक तर्क वितर्क किया, मगर अंत में यह तय हुआ कि शेर सिंह के भरतपुर वापस आने से पहले यहाँ का काम निपटा लेना चाहिए। हीरामल, हरीराम का राजगढ़ और अग्निदत्त का चंपानगर जाना फिलहाल रद्द कर दिया गया। उनका जाना जसवंत सिंह ने यह कहकर रद्द किया था कि शेर सिंह के आने से पहले हमें यहाँ बहुत सी कार्रवाइयाँ करनी है। जहाँ शेर सिंह गया है, यानी राजगढ़ में तो देव सिंह है ही। हमें यह यकीन हो ही चुका है कि शेर सिंह को अकेला देव सिंह अच्छी तरह संभाल लेगा। हालांकि ये तो मुमकिन नहीं लगता, लेकिन अगर एक बार को ये मान भी लिया जाए कि शेर सिंह किसी तरह देव सिंह को धोखा देकर राजकुमारी को यहाँ वापस लाने में कामयाब हो गया, तो अगर उस वक्त तक हम यहाँ के हालात अपने कब्जे में कर लें तो शेर सिंह यहाँ आकर मात खा जाएगा। थोड़ी सी बातचीत के बीच सबने जसवंत सिंह की यह राय पसंद की और जसवंत सिंह उठता हुआ बोला, अब मैं और कुमार यहाँ से चलते हैं। हम राजमहल में आज रात किसी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग यहीं रहना और हमारे पैगाम का इंतज़ार करना। हमारा पैगाम किसी भी वक्त आ सकता है, बस आपको फ़ौरन अमल करना है। इतनी बात करने के बाद बलराम और जसवंत सिंह महल में आ गए। इस रात जसवंत सिंह तो कोई खास कार्रवाई नहीं कर सका, मगर हाँ, ये रात शेर सिंह, लक्ष्मी, हरनाम सिंह और सत्यवती की ज़बरदस्त तैयारी की रात ज़रूर थी। इस रात जो भी कुछ हुआ वह आप 9वें भाग के छठे बयान में बखूबी पढ़ाएं। भूत का नाटक करके हरनाम सिंह द्वारा बलराम का सारा भेद उगलवाना, नकली रूपमती का भेद खुलना, लक्ष्मी का रूपमती बन बैठना और रूपमती बनी जसवंत सिंह की मां को शेर सिंह द्वारा कैद खाने में डालकर राजगढ़ की तरफ चले जाना, ये सारी कार्रवाई रातों रात ही तो की थी। इस एक ही रात में शेर सिंह ने कितनी ज़बरदस्त उलटफेर कर दी है, इस बात की जसवंत सिंह को भनक भी ना लगी। लगती भी कैसे? वह तो इस बात से बेफिक्र था कि शेर सिंह तो यहाँ है ही नहीं। इस सारी रात को वह अपने कमरे में पड़ा ये सोचता रहा कि ऐसी कौन सी कार्रवाई की जाए जिससे सारा बखेड़ा एक ही बार में तय हो जाए। इस बार वह कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि कोई ज़बरदस्त कार्रवाई करना चाहता था, और वह कार्रवाई क्या हो, इस सारी रात वह यही सोचता रहा था। सारी रात जागने के बाद सुबह के वक्त उसके दिमाग में ये बात आई कि वह बिना किसी शोर शराबे के महाराज सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर ले और उनके भेष में अपना कोई आदमी गद्दी पर बैठा दे। बाकी आगे कार्रवाई करनी है, इस बात पर वह बाद में विचार करेगा। सुबह हो चुकी थी, अब तो ऐसा वक्त था नहीं कि वह बिना किसी शोर शराबे के सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर सके। उसने फैसला किया है कि आज दिन भर उसे इंतज़ार करना होगा और आज रात वह यह काम करेगा। सारे दिन वह अपने इसी काम को निकालने के लिए तिकड़म लड़ाता रहा। फौज और अय्यारों में छुपे उसने अपने आदमियों पर नज़र मारी। अपने हक का एक आदमी जो फौज में आज सिपाही था, उसका डील डॉल सुरेंद्र सिंह का ही था। जसवंत सिंह उसी को तकलिए में ले गया और उसे इस बात के लिए तैयार किया है कि आज रात वह सुरेंद्र सिंह बनकर भरतपुर की गद्दी पर बैठ जाएगा। यह सुनकर तो फौज का वह सिपाही अपने आपे में न रहा। यह सुनकर उसका क्या हाल हुआ होगा कि सुरेंद्र सिंह बनकर वह भरतपुर की राजगद्दी पर बैठेगा। इसका आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी वह बिल्कुल तैयार हो गया। इसके बाद दिन में ही जसवंत सिंह किसी के भी चेहरे की झिल्ली बनाने वाले कारीगर से मिला। यहाँ हम लिख दें कि ये कारीगर उसके ही हक का था। इसी से जसवंत सिंह ने रानी रूपमती के चेहरे की झिल्ली बनवाई थी। जसवंत सिंह ने कारीगर को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि रात के पहले पहर तक वह सुरेंद्र सिंह के चेहरे की झिल्ली बनाकर दे देगा। बस जसवंत सिंह का ये सारा दिन इन्हीं सब कार्रवाइयों में बीता। अपनी रात की साजिश कामयाब करने के लिए वह सारे दिन भाग दौड़ करता रहा। उस सिपाही जैसे सुरेंद्र सिंह बनना था और झिल्ली बनाने वाले कारीगर के अलावा यह भनक किसी और को न लग सकी थी कि आज रात वह कितनी बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। रात के पहले पहर तक वह कारीगर से सुरेंद्र सिंह के चेहरे की झिल्ली भी ले आया। इसके बाद इस रात को क्या कुछ हुआ, ये पाठक प्रस्तुत भाग के तीसरे भाग में तीसरे बयान में पढ़ आए हैं। पाठक जान चुके हैं कि जसवंत सिंह किस तरह लक्ष्मी की अय्यारी में फंसा और न सिर्फ उसके सारे इरादों पर पानी फिर गया, बल्कि जहां उसने असली रूपपति को कैद कर रखा था, लक्ष्मी, हरनाम सिंह और बलराम सिंह इत्यादि ने उसे वहीं कैद कर दिया। सुरेंद्र सिंह बनने वाला सिपाही बेचारा ख्वाब ही सजाता रह गया, मगर जसवंत सिंह का पैगाम नहीं आया। अगर पाठकों को याद ना हो तो पीछे बयान में देख सकते हैं कि लक्ष्मी आदि ने जसवंत सिंह को किस तरह सोनिया के खंडहरों में कैद किया। अब यहाँ से हम जसवंत सिंह का हाल मुख्तसर में लिखना जारी करते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन ये बात पक्की है कि लक्ष्मी इत्यादि ने जसवंत सिंह को यहाँ कैद करके बड़ी भारी गलती की। उससे ज़्यादा गलती ये की थी कि उसने अय्यारी का बटुआ उसी के पास छोड़ दिया। इधर तो लक्ष्मी, बलराम सिंह, हरनाम सिंह और सत्यवती रानी रूपमती को लेकर यहाँ से बाहर निकले। उधर कमबख्त जसवंत सिंह ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी।
हालांकि वह जंजीरों में बंधा हुआ था, मगर फिर भी उसके हाथ के पंजे इतने आज़ाद तो थे ही कि वह बटुए में हाथ डाल सकता। जंजीर के कड़े उसकी कलाइयों में पड़े थे। अपने बटुए से टटोलकर उसने दो छोटी छोटी शीशियाँ निकालीं। सबसे पहले उसने अपने पैरों में पड़ी जंजीर पर एक शीशी में से एक बूंद अर्क डाला और उसके ऊपर दूसरी शीशी में से दो बूंद अर्क। थोड़ी देर में जंजीर उस जगह से गल गई और हल्के से झटके में ही उसकी कड़ियाँ टूट कर बिखर गईं। इसी तरह से उसने खुद को उन सारी जंजीरों से आज़ाद किया और उस कोठरी के एक खूंटी की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह खूंटी पर लटका, कोठरी की ज़मीन का एक भाग हट गया। वहाँ नीचे अंधेरे में गुम मोती लोहे की सीढ़ियाँ नजर आने लगीं। उसने बटुए से सामान निकाला और रोशनी करके जल्दी जल्दी उन सीढ़ियों पर उतर गया। ऊपर से सीढ़ियों के 5वें डंडे पर पैर रखते ही वह रास्ता खुद बंद हो गया। अब हम देखते हैं कि जसवंत सिंह एक सीधी गुफा में तेजी के साथ बढ़ा चला जा रहा है। जल्दी ही वह सुरंग में एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां सुरंग बंद थी, मगर उसने एक भी शायद बिना गंवाए सुरंग की दीवार के पास पड़ा एक पत्थर हटाया। पत्थर के नीचे अपना सिर उभारे एक बिच्छू बैठा था। अगर कोई आदमी अगर कोई आदमी इस बिच्छू को पहली बार देखे तो उसे असली ही समझे और उसे छेड़ने की कोशिश ना करे। मगर जसवंत सिंह की हरकतों से ही साफ पता लगता था कि वह इस बिच्छू की हकीकत जानता था। उसने बिना एक भी शायद गवाए निडर होकर बिच्छू का डंक पकड़ा और बहुत ज़ोर से मरोड़ दिया। एक गड़गड़ाहट की आवाज़ करती हुई सुरंग की वह दीवार हट गई जिसने सुरंग को बंद कर रखा था। अब सामने ही हीरामल, गहरीचंद, हरिराम चंद्रसेन, नलकूराम, सुखदेव और अग्निदत्त मौजूद थे। कदाचित इन बातों का ध्यान दीवार के हटने की इस गड़गड़ाहट ने खींचा था और वे तरद्दुत के साथ इधर ही देख रहे थे। जसवंत सिंह को देखकर वह बुरी तरह से चौंक पड़े। अभी और तो कोई अपने होश कायम भी नहीं कर पाया था कि नलकू हैरत के साथ बोला, दारोगा साहब आप? बातें बाद में करना, कहता हुआ जसवंत सिंह झपट कर उनके पास पहुंचा। इस वक्त तुम सब खतरे में हो। तुम सब जल्दी से मेरे साथ आओ। यहाँ हम पाठकों को ये बता दें कि ये वही कुएं के नीचे वाला कमरा है जहाँ इन लोगों की मंडली जमा करती है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि सोनिया के खंडहरों से ये रास्ता कुएं के नीचे इस कमरे में खुलता है। उन सातों में से किसी को इस रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसी सबब से वे सब दारोगा के उस रास्ते से आने पर तरद्दुत में थे और उससे तरह तरह के सवाल कर रहे थे। मगर उसने किसी के भी सवाल का जवाब दिए बिना सातों को अपने साथ लिया और सुरंग में आकर बिच्छू का डंक दूसरी तरफ मोड़ दिया। इसी गड़गड़ाहट के साथ कमरे और सुरंग का रास्ता बंद हो गया। इधर आते वक्त अग्निदत्त ने कमरे की एक दीवार में लगी मशाल उतारकर अपने हाथ में ले ली थी। उसी की रोशनी में वे एक दूसरे को अच्छी तरह देख रहे थे। उन सातों के चेहरों पर जहाँ दारोगा जसवंत सिंह की इन हरकतों के सबब से तरद्दुत था, वहाँ अब जसवंत सिंह के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसने एक ज़रूरी काम निपटा लिया हो। कुछ देर तक तो उनके बीच सन्नाटा रहा। फिर सबसे पहले ही हीरामल ने इन लफ्ज़ों के साथ सन्नाटा तोड़ा। अब तो बताओ दारोगा साहब कि ये क्या मांझ रहा है? आपका इस तरह आना, ये रास्ता? अब खतरे की कोई बात नहीं है। आओ आराम से बैठकर पूरा हाल मुख्तसर में आपसे बयान करूँगा। इस तरह से जसवंत सिंह उन्हें साथ ले चला। सबसे आगे मशाल हाथ में लिए हुए चल रहा था। मशाल उसने अग्निदत्त से ले ली थी। सुरंग में चलते चलते उसके दिमाग में न जाने क्या आया कि वह सातों की तरफ मुड़कर बोला, आज जब तुम सब लोग यहाँ आ ही गए हो तो मैं तुम्हें एक बड़ी ही दिलचस्प, अनूठी और भेद भरी जगह दिखाता हूँ। ये तो तुम देख ही चुके हो कि कुएं वाले रास्ते से इस सुरंग में आया जा सकता है। इस सुरंग में आने के कई रास्ते हैं, जैसे कि मैं खुद इस वक्त सोनिया के खंडहरों में से यहाँ आया हूँ। इस सुरंग में आने के सिर्फ यही दो रास्ते मुझे मालूम है। वैसे ये पक्की बात है कि यहाँ आने के और भी बहुत से रास्ते हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं काफ़ी दिनों से इस सुरंग और इन दो रास्तों के भेद से वाकिफ़ हूँ। कई बार मैंने सुरंग में घूम घूम कर ये कोशिश की है कि मुझे इन दो रास्तों के अलावा जो मुझे मालूम है कोई और रास्ता मिल जाए, मगर कामयाबी हासिल नहीं हुई। मगर इस सुरंग के बारे में तुम इतनी दिलचस्पी से बात क्यों कर रहे हो? और इसे किसने बनवाया है? यह सुरंग राक्षस नाथ ने बनवाई है, जसवंत सिंह ने बताया। क्या? सातों के मुंह से एकदम आश्चर्यचकित चीखें निकल गई थी। राक्षस नाथ ने? जिसने वह तिलिस्म बनवाया है? जी हाँ, जसवंत सिंह ने कहा। और इसी सबब से मैं सुरंग के बारे में इतनी दिलचस्पी से बात कर रहा हूँ। यह जानकर आप सबको तरद्दुत होगा कि इस वक्त आप सब राक्षसनाथ के तिलिस्म के एक दरवाजे के पास घूम रहे हैं। क्या सच? सातों के मुंह से एक साथ निकल पड़ा। वे राक्षसनाथ के तिलिस्म के इतने पास आ गए हैं, ये सोचकर सभी रोमांचित हो उठे। एक बार को तो किसी को यकीन ही नहीं आया कि जसवंत सिंह ने जो कहा है वह सच है। इसी सुरंग और राक्षसनाथ के तिलिस्म के बारे में बातचीत करते हुए वे आगे बढ़ते रहे। अब जसवंत सिंह उन्हें सीधी सुरंग में न ले जाकर सुरंग के कई मोड़ों पर घुमा चुका था। सुरंगों के जाल में घुमाता हुआ जसवंत सिंह उन्हें एक ऐसी जगह ले गया जहाँ सुरंग बंद थी। जसवंत सिंह ने गौर से उस दीवार को देखा जिसने सुरंग बंद कर दी थी। जसवंत सिंह ने आगे बढ़कर दीवार में एक कील टटोली और उसे अंदर की तरफ दबा दिया।
जो पाठक बहुत गौर से इस कथानक को पढ़ रहे हैं वे रास्तों को खोलने की तरकीब से समझ गए होंगे कि अब वे कहाँ पहुँचेंगे, मगर हम यहाँ उन पाठकों के लिए लिख देते हैं जो भूल गए। उन आठों के सामने दीवार हटने के बाद अब एक बहुत ही लंबा चौड़ा हॉल था। जसवंत सिंह के पीछे पीछे वे सब हॉल में आ गए। गहरे तरद्दुद के साथ वे हॉल की कैफियत को देखने लगे। हॉल चारों तरफ से बंद था। छत किसी मंदिर की तरह गुंबद नुमा ऊंची थी। चारों तरफ दीवारों पर अनेक हथियार लटके हुए थे। अब हम यहाँ का हाल ज़्यादा लिखने में ज़्यादा जगह और वक्त का दुरुपयोग नहीं करेंगे। इस हॉल की कैफियत पहले बड़ी अच्छी तरह से मुख्तसर में लिखी जा चुकी है। पाठकों को समझाने के लिए हम यहाँ सिर्फ वही लिखकर काम चला सकते हैं कि ये वही हॉल है जिसमें एक आदमकद बंदर चबूतरे पर खड़ा है। पाठकों को अच्छी तरह से याद आ गया होगा कि चौथे भाग के 5वें और छठे बयान में बखूबी पढ़ा है। वह हॉल विजय और अल्फांसे के इसी जन्म से ताल्लुक़ रखता है। पिशाचनाथ ने इसी बंदर के हाथ में रक्तकथा रखी थी। बैनी सिंह और गुलशन इत्यादि ने उसे यहीं से निकाला था और यहीं लाकर पिशाचनाथ ने शैतान सिंह को राक्षसनाथ के तिलिस्म में फंसा दिया था। अब जो हाल जसवंत सिंह वाला चल रहा है यह विजय के पिछले जन्म यानी उस वक्त का है जब विजय देव सिंह था। जसवंत सिंह ने उन्हें संगमरमर के अंदर की करामात दिखाई। फिर इधर उधर की बहुत सी बातें जसवंत सिंह उन्हें बताता रहा। वे सब सुनते रहे और तरद्दुत करते रहे। अंत में हरीराम ने पूछा, लेकिन तुमने तिलिस्म का रास्ता तो दिखाई ही नहीं। वो भी दिखाई देता हूँ। वो भी दिखाई देता हूँ, जसवंत सिंह मुस्कुराता हुआ बोला और दीवार पर लटके एक बर्छे की तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही खूंटी से बर्छा उतारा, सारा हॉल गड़गड़ाहट की आवाज़ से गूंज उठा और हॉल की ज़मीन पर एक गोल कुआं नजर आने लगा। पाठक जान चुके हैं कि यही वो कुआं है जिसे राक्षसनाथ के तिलिस्म में जाने का रास्ता कहा जा सकता है। पिशाचनाथ ने शैतान सिंह को धोखे में लाकर इसी कुएं में तो डाला था। उन सातों को कुएं के पास लाकर जसवंत सिंह ने उन्हें बताया, इस कुएं में कूद पड़ो, सीधे राक्षसनाथ के तिलिस्म में ही पहुंचोगे। ये रास्ता तुम्हें खुद ही तिलिस्म के किसी दर्जे में ले जाकर पटक देगा। तो फिर लोगों को रक्त कथा की क्या ज़रूरत है? गहरी चंद ने पूछा। इसी रास्ते से तिलिस्म में आया जाया करें। मुस्कुराया जसवंत सिंह। बोला, सब तुम्हारी तरह अक्लमंद हो जाएं तो सारी दुनिया हमेशा के लिए इस तिलिस्म में बंद हो जाए। यह रास्ता सिर्फ तिलिस्म में जाने का है, आने का नहीं। जो एक बार इस रास्ते से तिलिस्म में चला गया, समझो बस चला ही गया। फिर वह ज़िंदगी भर भटकने के बाद भी बाहर नहीं आ सकता। जब कभी ये तिलिस्म विधिवत तोड़ा जाए, तब तक अगर जिंदा रहे तो बाहर जा सकेगा। अब बताओ, इस रास्ते से तिलिस्म में जाकर किसी को मरना है क्या? तो फिर इस रास्ते का फ़ायदा ही क्या? राक्षसनाथ ने बड़े दिमाग से ये तुम जैसे तिलिस्म में सैर करने की ख्वाहिश रखने वाले अक्लमंदों के लिए बनाया था। इसी तरह की तिलिस्म के बारे में बहुत बहुत सी बातें करते रहे, जिन्हें यहाँ लिखने की हम कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते। कुछ देर की बातचीत के बाद उन्होंने बर्छा वापस उसी खूंटी पर टांगा और कुएं वाला रास्ता बंद कर दिया। अब वे उसी हॉल में एक तरफ को आराम से बैठकर बातचीत करने लगे। बातों का सिलसिला अग्निदत्त ने इस सवाल के साथ किया, अब बताओ कि तुम इस तरह हड़बड़ाई से यहाँ क्यों आए? हमारे वहाँ रहने में किस तरह का खतरा था? तुम कुएं वाले रास्ते से नहाकर इस रास्ते से यहाँ क्यों आए? जवाब में जसवंत सिंह ने सारा हाल कह सुनाया। यह हाल और कुछ नहीं, वही था जो हम जसवंत सिंह के बारे में ऊपर लिखा है। सारा हाल कह सुनने के बाद वह बोला, जब वे मुझे सोनिया के खंडहरों की उस कोठरी में बंद करके चले गए तो मैं समझ गया कि अब वे आप सबको गिरफ्तार करने कुएं में पहुंचेंगे। कुएं का सारा भेद कमकत बलराम सिंह ही जानता था। मैं समझ गया कि अब वह तुम्हें गिरफ्तार करवाएगा, तो मैंने उनसे पहले इस रास्ते आकर आपको बचा लिया। ओह, अग्निदत्त के मुंह से निकला। आपने अच्छा ही किया, वरना हमें कुछ भी पता नहीं लगता और हम फंस जाते। तो कुंवर बलराम सिंह आपके साथ दिल से नहीं थे, बल्कि आपने रानी रूपमती को कैद करके उसे धमका रखा था। नलकूराम बोला। और अपनी माँ को महल में रानी रूपमती बनाकर रख रखा था। आज उसी बलराम ने आपके सारे इरादों पर पानी फेर दिया। मुझे तो ख्वाब में भी इस बात का ख्याल न था कि बलराम सिंह की इस जिद के पीछे लक्ष्मी की अय्यारी होगी। अब तक तो उन्होंने रानी रूपमती बनी मेरी माँ को भी कैद कर लिया होगा। जसवंत सिंह अभी तक ये नहीं जानता कि रानी रूपमती बनी उसकी माँ को तो शेर सिंह पिछली रात ही गिरफ्तार कर चुका है, जिससे आज रात बात करके उसने धोखा खाया। वो तो लक्ष्मी थी। वह अभी तक यही समझ रहा है कि उसकी माँ को इन लोगों ने आज रात गिरफ्तार किया होगा। इसका मतलब अब हमारा सबसे पहला काम तो आपकी माँ को इनकी कैद से आज़ाद करने का ही होगा। हाँ, होगा तो वह भी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने सारे काम ही छोड़ देंगे, जसवंत सिंह ने कहा। अब इस बात में तो कोई शक ही नहीं रहा कि मैं भरतपुर का दारोगा नहीं रहा। अब पहले की तरह खुलकर मैं महल में काम नहीं कर सकता। वो तो मेरा नसीब ही अच्छा कहो कि उन लोगों ने मुझे उसी कोठरी में कैद कर दिया और मैं निकल कर भाग आया।
तथा तुम्हें भी वक्त पर बचा लिया, वरना कहीं और कैद करते तो ना जाने कब तक मेरे साथ साथ तुम्हें भी कैद की जिल्लत उठानी पड़ती। खैर, जो हो गया सो हो गया, उसे तो छोड़ो। नलकूराम बोला, अब तो आगे जो कुछ करना है वो सोचो। एक बार फिर हमें अपने दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि अभी तक शेर सिंह कांता को लेकर नहीं लौटा है। जब तक वो नहीं लौटता तभी तक हमें कुछ करने में आसानी है। हमें कोई बड़ा बखेड़ा ज़रूर करना चाहिए, लेकिन करें क्या? हरीराम ने सवाल किया। फिलहाल इस सवाल का जवाब उनमें से किसी के भी पास नहीं था। सभी आपस में बातचीत करके इस सवाल का जवाब तलाशने लगे। आखिर में जसवंत सिंह ने कहा, खैर, ये बात तो बाद में सोची जाएगी कि हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले हम सबको सुरेंद्र सिंह की फ़ौज में शामिल हो जाना चाहिए। उससे हम कम से कम महल में रहेंगे और हमें महल में होने वाली वारदातों की जानकारी भी रहेगी। फिर उन्हीं वारदातों के आधार पर हम अपनी अगली कार्रवाई सोचेंगे। हम 8 सिपाहियों में शामिल होकर इस बात की भी टो ले सकते हैं कि इन्होंने मेरी माँ को कहाँ कैद किया है। इसके अलावा महल में जो भी कुछ होगा हमें इसकी जानकारी रहेगी और अपनी कोई भी कार्रवाई करने में आसानी बनेगी। बात तो तुमने ठीक ही सोची है। नलकूराम जसवंत सिंह से दारोगा का खिताब छीनते ही आपसे तुम पर उतर आया। मगर सवाल ये है कि हम इतने सारे एक साथ सिपाहियों में शामिल कैसे हो सकते हैं? ये काम हमारे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं होगा, जसवंत सिंह ने कहा। तुम्हें मालूम ही है कि फ़ौज में बहुत से अफसर और सिपाही मेरे हक के हैं। इस काम में हमें उनकी भी मदद मिलेगी। अभी आज की रात में भी कुछ वक्त काफ़ी है। हम इस बाकी वक्त में ही ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बहुत से सिपाही इस वक्त अपने घरों पर ही होंगे। उनमें से सिर्फ उन सिपाहियों को दबोचना है और उनके भेस में हमें सुबह को ही दरबार में हाजिर हो जाना है। फ़ौज में रहने से हमें यह भी फ़ायदा होगा कि आप अपने हक के सिपाही और अफसरों की मदद से फ़ौज के काफ़ी आदमी तोड़ सकते हैं। फिर अपना एक अलग दल बनाकर बगावत की जा सकती है। इसी तरह से बातें करते करते उन्हें फ़ौज में रहने के बहुत से फ़ायदे नज़र आने लगे। यही फैसला करके वे वहाँ से उठे और उसी रास्ते से बाहर निकल गए जिससे जसवंत सिंह कैद से निकलकर इस सुरंग में आया, यानी उसी पुतली वाले कमरे से जिसमें कि पहले रूपमती कैद थी और बाद में वे लोग जसवंत सिंह को कैद कर गए थे। उसी रास्ते से होकर वे बाहर जंगल में आ गए। अब उनका रुख भरतपुर के उस भाग की तरफ था जिस पर फौज के सिपाहियों की बस्ती थी। इस बयान को ज़्यादा लंबा ना करके हम यहाँ साफ साफ ही लिखे देते हैं कि वे सुरेंद्र सिंह की फौज में छुपे गद्दारों की मदद से अपने इरादे में कामयाब हो गए। यहाँ जसवंत सिंह ने एक और बड़ा पक्का काम किया। जिन 8 आदमियों का भेस बनाकर उन्हें फौज में रहना था, वे सब बेहोश हो चुके थे और उनके कब्जे में थे। मगर उनके पास कोई ऐसी महफूज जगह नहीं थी जहाँ वे इन आठों को कम से कम उस वक्त तक रोके रहें जब तक कि ये आठों महल में उनके भेस में काम करें। जब इन लोगों के बीच इस समस्या पर बातचीत हो रही थी तो जसवंत सिंह ने राय दी, अभी तो रात का अंधेरा कम से कम इतनी देर और रहेगा कि हम सोनिया के खंडहरों में जाकर वहाँ वापस आ सकें। क्यों ना इन सबको बखेड़े ही तय कर दें। कहीं तुम्हारा मतलब इन सबको तिलिस्म में डाल देने का तो नहीं? गैरी चंद ने सवाल किया। क्या बुराई है? जसवंत सिंह ने कहा। हमेशा के लिए बखेड़ा ख़त्म हो जाएगा। हमें ये डर नहीं रहेगा कि इनमें से कोई लौट सकता है। अगर इनका भाग हुआ तो ये उसी वक्त निकल सकेंगे जब तिलिस्म टूटेगा। यही राय मान्य हुई और उन सब बेचारे बेगुनाहों को तिलिस्म में भी डाल दिया गया। अपना यह काम खत्म करके वे सिपाहियों की बस्ती में वापस लौट आए। बस्ती में वापस आते आते सुबह हो चुकी थी। वहां आने पर उन्हें जिस बात की खबर लगी उसने उन सभी को चौंका दिया। उन्हें पता लगा कि देव सिंह खुद राजकुमारी कांता को भरतपुर छोड़ने आया और राजा सुरेंद्र सिंह ने उसे कांता हरण के जुर्म में कैद भी कर लिया है। ना सिर्फ कैद किया है बल्कि उसकी आंखें निकाल लेने की सज़ा भी मुकर्रर कर दी गई है। उनके लिए सबसे ज़्यादा तरद्दुद की बात तो यही थी कि देव सिंह कांता को वापस क्यों लाया। राजगढ़ में क्या क्या गुल खिले हैं, इस बात की तो उन्हें कुछ खबर ही ना थी। बड़े ही तरद्दुद के साथ वे सब अलग अलग होकर हकीकत का पता लगाने महल की तरफ रवाना हुए। अब वे भरतपुर के फौज के सिपाही थे, इसलिए किसी तरह की कोई रोक टोक तो थी ही नहीं। सभी महल में बालादबी करते हुए हकीकत की टो लेने की कोशिश करने लगे। सारे दिन टो लेने के बाद वे फिर शाम को एक जगह इकट्ठे हुए और बातचीत करने लगे। हम यहाँ उनकी बातचीत तो क्या, हाँ, उनकी बातों का सार ज़रूर लिखे देते हैं। सब ने अलग अलग बालादबी करके जो पता लगाया वे जानकारियाँ इस तरह थीं। सुबह ही सुबह देव सिंह कांता को लिए भरतपुर आया। भरतपुर में आते ही उसे राजा सुरेंद्र सिंह ने गिरफ्तार कर लिया। ये बात पक्की तरह से तो किसी को पता नहीं लग सकी कि आखिर देव सिंह ही राजकुमारी को लेकर वापस क्यों आ गया। हाँ, जो सिपाही उस वक्त वहाँ मौजूद थे जब देव सिंह को गिरफ्तार किया गया, उनसे बातचीत करके नलकू ने पता लगाया कि देव कांता और सुरेंद्र सिंह की होने वाली बातों से ऐसा जाहिर होता था कि देव सिंह चंद्रदत्त की फौजों से लड़ भिड़कर कांता को वापस ले आया। पहले तो जसवंत आदि को इस बात का तरद्दुद हुआ कि देव सिंह की चंद्रदत्त से लड़ाई का क्या मतलब। काफ़ी बातचीत के बाद उनके दिमागों में ये नतीजा निकला
दिमागों ने यह नतीजा निकाला कि हो ना हो, ये देव सिंह की कोई नई और बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी है। ज़रूर वह सुरेंद्र सिंह के खिलाफ कोई ज़बरदस्त साजिश करके उन्हें तगड़ा धोखा देना चाहता है। वे इसी फैसले पर पहुंचे, मगर किसी की समझ में ये नहीं आया कि आखिर इस तरह कांता को यहाँ वापस लाने में देव सिंह की क्या अय्यारी हो सकती है। उन्होंने ये भी पता लगा लिया कि देव सिंह को यातना गृह में रखा गया है, जहाँ उसे तरह तरह की तकलीफ़ें दी जा रही हैं। उन्हें यह भी पता लगा कि जिस वक्त देव सिंह को गिरफ्तार किया जा रहा था, उस वक्त कांता ने देव सिंह के हक में अपने पिता से बगावत कर दी थी। इस जानकारी से इस मंडली ने यही नतीजा निकाला कि वह कांता असली नहीं होगी। भला असली कांता को उस आदमी को तरफदारी करने की क्या ज़रूरत है जो उसका हरण करके ले गया। ज़रूरी वह कांता नकली है, और इस तरह की चाल चलकर देव सिंह कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा करना चाहता है। अब इस मंडली पर यह धुन सवार हुई कि देव सिंह की चाल क्या है, इसे पता लगाया जाए। इसके लिए देव सिंह से मिलना ज़रूरी था। वे देव सिंह से मिलकर उसकी चाल पूछना चाहते थे और उसकी साजिश में उसके मददगार बनना चाहते थे। ये जानकर कि देव सिंह भरतपुर में आ चुका है, उनके हौसले बहुत बढ़ चुके थे। देव सिंह की साजिश का पता लगाना और उसकी मदद करना ही अब वे अपना सबसे खास काम समझ रहे थे। सब मिलकर ये तरकीब सोचने लगे कि देव सिंह से कब, कैसे और कहाँ मिलना चाहिए। 9वां बयान। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा हाल रमाकांत और शंभूदास का भी लिख देना मुनासिब जान पड़ता है। शेर सिंह को नकाबपोश घुड़सवारों के पीछे गए काफ़ी वक्त गुजर गया, तो रमाकांत और शंभूदास के साथ साथ अय्यार बंकम दास की बेचैनी बढ़ी। फिर भी वह सब्र करे, उसी करे उसी जगह शेर सिंह का इंतज़ार करते रहे, मगर उस वक्त उनका संयम टूट गया जब शेर सिंह का इंतज़ार करता हुआ सूरज भी निराश होकर चला गया और माहौल अंधेरे के हाथों में सौंप गया। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी बेचैनी बढ़ती गई, और रमाकांत और शंभूदास रह रहकर बंकम दास से ये कहने लगे कि इस तरह से खड़े रहने से क्या फ़ायदा होगा। मुमकिन है कि शेर सिंह किसी मुसीबत में फंस गए हों और रास्ता भटक गए हों। ऐसे ही कुछ ख्याल बंकम दास के दिमाग में भी पहले से ही चकरा रहे थे। आखिर बंकम दास उनके पास से ये कहकर चला गया कि वे दोनों इसी जगह इंतज़ार करें, वो देखकर आता है कि माजरा क्या है। हालांकि रमाकांत और शंभूदास की यही राय थी कि वे भी साथ चले, मगर बंकम दास इस सलाह को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। लिहाजा उन्हें ही बंकम दास की बात माननी पड़ी। बंकम दास के भी वहाँ से चले जाने के बाद काफ़ी देर तक रमाकांत और शंभूदास के बीच सन्नाटा रहा। फिर इस सन्नाटे को रमाकांत ने यूं कहकर तोड़ा, समझ में नहीं आता कि ये अज्ञात नकाबपोश मददगार कौन थे। उन्होंने हमारी मदद की, ये तो खैर ज़्यादा तरद्दुद की बात नहीं है। शंभूदास बोले, अगर बात केवल हमारी मदद करने तक ही रहती तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वे हम चारों में से किसी एक के या चारों के ही कोई दोस्त होंगे। मगर मदद करने के बाद उनका इस तरह भाग जाना ज़्यादा ही ताज्जुब में डालता है। अगर वे हम में से किसी के दोस्त थे तो रुक कर बात तो करते। अब तो वह भी अंदाज़ा नहीं होता कि उन्होंने हमारी मदद क्यों की। ना हमसे कुछ कहा ना सुना, बस हमें महफूज करके भाग गए। और उनके पीछे पीछे गए शेर सिंह को भी कितना वक्त गुजर गया। रमाकांत ने कहा, वे भी अभी तक नहीं लौटे, पता नहीं उनके साथ क्या गुजरी। वैसे हमारे ख्याल से हमें जितनी देर हो रही है उतना ही खतरा बढ़ रहा है, शंभूदास ने कहा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ से घायल होकर 3 सिपाही चंपानगर की तरफ भागे। मुमकिन है कि उनके वहाँ पहुँचते ही दुष्ट देव की बहुत से सिपाही हमारी तलाश में भेज दे। बंकम दास के चले जाने के बाद वे इसी तरह की बातों से अपना दिल बहला रहे थे। अभी बंकम दास को वहाँ से गए कोई आधा घंटा ही बीता था कि शेर सिंह को अपने साथ लिए बंकम दास वहाँ पहुँच गया। वे दोनों एक ही घोड़े पर सवार थे। क्या बात है, एक घोड़ा कहाँ गया? शंभूदास ने पूछा। उन घुड़सवारों ने मार डाला, शेर सिंह ने कहा, और फिर वह सारा हाल उनसे बयान कर दिया जो आप पिछले बयान में पढ़ा है। शेर सिंह ने मोमबत्ती की रोशनी में उन्हें वह कागज़ भी पढ़ाया जो उस नकाबपोश ने शेर सिंह को दिया था। उस खत को पढ़ने के बाद ये दोनों भी नकाबपोशों के बारे में और ज़्यादा उलझ गए। ये खत साफ बताता था कि चांडाल चौकड़ी के लोग उनके भी कोई खास दोस्त नहीं हैं। चांडाल चौकड़ी के बारे में ही तरह तरह के तरद्दुदों की बातें करते हुए ये लोग वहाँ से रवाना हुए। इस वक्त वे जंगल में एक टीले की चढ़ाई तय कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वे टीले पर पहुँच गए। उस टीले पर आते ही शेर सिंह बोला, ओह, ये तो वो टीला आ गया। मैं इसे खूब पहचान गया। इस टीले के दूसरी तरफ ही तो मेरा एक दोस्त चामुंडा का मकान है। तुम्हारा यहाँ कौन सा दोस्त रहता है? बंकम दास ने पूछा। आज तक तो मुझसे नहीं मिले हो। आओ, ऐसे मुसीबत के वक्त में उसी के घर चलकर आराम करना मुनासिब रहेगा। इस तरह से शेर सिंह उन तीनों को साथ लेकर टीले से नीचे उतरने लगा। एक चक्करदार और घुमौती सी पगडंडी पर आगे आगे शेर सिंह और पीछे पीछे वे तीनों चलते रहे। करीब 1 घंटे में वे टीले का चक्कर काटकर एक खो के सामने पहुंच गए। इसी खो के अंदर हमारा दोस्त रहता है, शेर सिंह ने कहा। अभी उसे बुलाते हैं। कहने के साथ ही शेर सिंह ने ज़ोर से जाफिल बजाई। वह सीटी शेर सिंह ने कुछ खास ढंग के अंदाज में बजाई थी। सीटी की आवाज़ जंगल में दूर दूर तक गूंज गई, मगर कहीं से किसी तरह का जवाब नहीं मिला।
तो शेर सिंह ने उसी अंदाज में दोबारा जाफिल बजाई। जवाब में खो की तरफ से उसी अंदाज की सीटी की आवाज़ आई। सुनकर शेर सिंह खुश हुआ और बोला, अब थोड़ी ही देर में हमारा दोस्त आता होगा। और वाकई कुछ देर बाद खो के मुंह पर रोशनी नजर आई और फिर हाथ में जलती मोमबत्ती लिए एक आदमी खो से बाहर आया। दूर से ही मोमबत्ती की रोशनी में इन सब ने उसका चेहरा देखा। उस चेहरे को देखकर रमाकांत और शंभुदास के जिस्मों में तो झुरझुरी दौड़ गई। आगंतुक का रंग तवे की तरह काला, भयानक और चौड़ा चेहरा, लाल आंखें जैसे अंगारा, गाल पर किसी चाकू के ताज़े घाव का निशान, गालों की ऊपर हड्डियां गालों की उभरी हड्डियां और उसके सिर पर सख्ती के साथ ऊपर को तने खड़े बाल उसे आदमी से ज़्यादा बनमानो साबित कर रहे थे। बाल इस तरह खड़े थे मानो गोंद लगाकर उन्हें खड़ा किया गया। उसके हाथ में दबी मोमबत्ती की लौ धीरे धीरे बहती हवा के साथ फड़फड़ा रही थी। रमाकांत और शंभुदास को उसे देखते देखते अजीब सा डर महसूस होने लगा। कौन है? उसके मोटे भद्दे काले होठों के बीच से आवाज़ आई। यूं लगा जैसे किसी भेड़िए के मुंह से गुर्राहट निकली। क्या शेर सिंह आए हैं? हाँ दोस्त, हम ही हैं, शेर सिंह बोला। आज भटकते हुए इधर आ निकले। कहने के साथ ही शेर सिंह आगे बढ़ा और उस भयानक शक्लो सूरत के आदमी से गले मिला। शेर सिंह की सूरत देखते ही वह खुश हो उठा। इस खुशी में जो वह हंसा तो जैसे जंगल का जर्रा जर्रा दहल उठा। दांत चमके तो ऐसे जैसे किसी भेड़िए ने अपना जबड़ा खोल दिया हो। बहुत दिनों से न मिल सकने वाले दोस्तों की तरह एक दूसरे से मिलने के बाद शेर सिंह ने कहा, आओ दोस्त, मैं तुम्हें अपने कुछ साथियों से मिलाता हूँ जो मेरे साथी आए। इन अल्फाजों के साथ ही शेर सिंह उसे उनके पास ले गया और बोला, ये मेरे दोस्त बंकम दास हैं और ये हैं चामुंडा। उस बनमानुस का नाम सुनकर एक बार फिर दिल ही दिल में रमाकांत और शंभुदास दहल उठे। शेर सिंह ने चामुंडा का उनसे भी इसी तरह परिचय करवाया। परिचय के वक्त चामुंडा ने मोमबत्ती शेर सिंह को पकड़ा दी और बहुत ही अपनेपन से सबसे मिला। उसके मिलने के ढंग से एक बार को तो रमाकांत और शंभुदास को ऐसा लगा कि चामुंडा नाम का यह आदमी शक्ल सूरत से जितना डरावना, खतरनाक और भयानक लग रहा है, दिल का उतना ही साफ है। उन दोनों का डर उससे मिलकर कुछ कम सा हुआ। उनके दिमाग में आया कि शक्ल से चामुंडा चाहे कितना भी खतरनाक लगता हो, लेकिन वैसे नेक और ईमानदार है। उन सबको बड़ी मोहब्बत के साथ चामुंडा लेकर चला। आगे आगे चामुंडा और पीछे पीछे वे सब खो में दाखिल हो गए। खो का रास्ता इतना सकरा था कि एक ही आदमी गुजर सकता था। सबसे आगे चामुंडा, फिर शेर सिंह, उसके बाद बंकम दास, रमाकांत और सबसे पीछे शंभू दास एक लाइन में चल रहे थे। जली हुई मोमबत्ती इस वक्त चामुंडा के हाथ में थी और सब उसकी रोशनी पर आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर चलने के बाद एक छोटा सा चौमुहाना नजर आया। यानी वहाँ से एक सुरंग सीधी, दो दाएं बाएं और चौथी से वे आ ही रहे थे। यहाँ से चारों तरफ को उतनी ही सकरी सुरंगें बट गई थीं। चामुंडा बाई तरफ की सुरंग में घुसा, सब उसके पीछे पीछे थे। इसी तरह चलता हुआ चामुंडा एक मैदान में आ गया। उसके पीछे शेर सिंह, बंकम दास और रमाकांत भी सुरंग से निकलकर मैदान में आए। चारों मैदान में खड़े होकर शंभुदास के बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। मगर ताज्जुब था कि 10 साय तक भी शंभुदास बाहर नहीं आए। अब इन चारों के दिल अजीब ढंग से धड़क उठे। आखिर रमाकांत बोल ही पड़ा, शंभुदास कहाँ रह गए? कुछ समझ में नहीं आता, चामुंडा ने कहा। और फिर सुरंग के दरवाजे पर खड़े होकर उसने ज़ोर ज़ोर से कई आवाज़ें लगाई, मगर सुरंग के अंदर से गूंजती आवाज़ हर बार वापस आ जाती। अब तो इन चारों की हालत देखने लायक थी। सुरंग के अंदर से ना तो शंभुदास की कोई आवाज़ आई और ना ही कोई आहट। अजीब बात है, शेर सिंह बोला। रास्ते में ही से तो शंभुदास भला कहाँ गायब हो गए? कह नहीं सकता, चामुंडा ने जवाब दिया। यही बात तो जितनी तरद्दुद की तुम्हारे लिए है, उससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए। यह मकान मेरा है और यहाँ से किसी तरह का इस तरह गायब हो जाना बड़ी तरद्दुद की बात है। कहीं तुम्हारे इस मकान में कोई दुश्मन तो नहीं घुसा है चामुंडा? शेर सिंह ने पूछा। ऐसी उम्मीद तो मैं नहीं कर सकता, चामुंडा ने कहा। लेकिन घुस भी आया तो क्या ताज्जुब। खैर, तुम घबराओ नहीं, ये मेरा घर है और यहाँ तुम सबकी जिम्मेदारी मुझ पर है। यहाँ तुम्हारा जो कुछ भी नुकसान होगा उसे मैं भरूंगा। तुम लोग अभी यहीं ठहरो, मैं सुरंग के अंदर जाकर देखता हूँ कि क्या मामला है। आज से पहले सुरंग में कभी ऐसा नहीं हुआ था। कहने के बाद अब चामुंडा सुरंग में जाने लगा था। ठहरो चामुंडा, शेर सिंह बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ऐसे कठिन समय में भी मुस्कुराया चामुंडा, बोला, मानता हूँ दोस्त कि तुम न केवल राजा सुरेंद्र सिंह के दबंग अय्यार हो, बल्कि आजकल अय्यारों में तुम सबसे ऊंचे भी कहे जाते हो। लेकिन कम से कम इस मकान के बारे में तो तुम मुझसे ज़्यादा नहीं जानते। यहाँ जितने यहाँ जितनी कुछ कार्रवाई मैं कर लूँगा उतनी तुम नहीं कर सकते। मुझ पर यकीन रखो, या दोस्त पर यकीन नहीं रहा? नहीं नहीं दोस्त चामुंडा, शेर सिंह एकदम से बोला, ये तुम कैसी बातें करते हो? तुम्हारा तो मुझे पूरा यकीन है। तो फिर तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। कहने के साथ ही चामुंडा मोमबत्ती लेकर सुरंग में घुस गया। उसके सुरंग में गायब हो जाने के बाद रमाकांत बोला, शेर सिंह, मेरे ख्याल से तो तुम्हें भी उसके पीछे पीछे ही सुरंग में जाना चाहिए। क्यों? शेर सिंह ने पूछा। इसकी क्या आवश्यकता है? कुमार ठीक ही कह रहे हैं शेर सिंह जी, मेरा भी यही विचार है।
बंकम दास ने रमाकांत की हाँ में हाँ मिलाई। बोला, मुझे भी शुरू से ही तुम्हारा ये चामुंडा नामक दोस्त बड़ा ही रहस्यमय लग रहा है। मुमकिन है कि इसी ने किसी न किसी तरह गड़बड़ की हो। मुस्कुराता शेर सिंह बोला, तुम शायद उसकी शक्ल पर जा रहे हो। अभी तुमने चामुंडा की सिर्फ शक्ल ही देखी है, दिल नहीं देखा। वो दिल का इतना अच्छा आदमी है कि आज तक तुम्हें कहीं ना मिला होगा। चामुंडा की तरफ से किसी तरह के खटके की बिल्कुल फिक्र मत करो। ये बात तो खैर ख्वाब में भी नहीं सोचनी चाहिए कि वह किसी तरह की गड़बड़ कर सकता है। बल्कि उससे तो वह उम्मीद करो कि अगर उसके किसी दुश्मन ने या हमारे साथ किसी तरह की गड़बड़ कर भी दी तो वह खुद ही अपनी इज्जत की खातिर उसे संभालेगा। उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम जैसे यहाँ आए हैं वैसे यहाँ से भेजेगा। लगता है कि आपको उस पर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही यकीन है, बंकम दास ने कहा। लेकिन उसकी हरकतें देखकर उस पर मुझे रत्ती भर भी यकीन नहीं है। इस तरह से बंकम दास ने यहाँ आकर शेर सिंह की मुखालफत कर दी। बंकम दास ने शेर सिंह से कहा, अगर आप सुरंग में उसकी कैफियत देखने नहीं जाते तो फिर मैं जाता हूँ। आप दोनों यहीं पर ठहरिए। शेर सिंह ने काफ़ी मना किया, समझाया बुझाया, लेकिन बंकम दास नहीं माना। आखिर शेर सिंह को उसे इस बात की इजाज़त देनी ही पड़ी कि वह सुरंग में जाकर चामुंडा की कैफियत देखे। इजाज़त पाते ही बंकम दास सुरंग में दाखिल हो गया। हालांकि सुरंग में अंधेरा था, लेकिन बंकम दास तेज़ी के साथ आगे बढ़ते ही चला गया। पाठक गौर करें कि उनके सामने बंकम दास इस जगह पहली ही बार आया है और अंधेरी सुरंग में उसका इस तरह से चलते चले जाना उसकी तरफ से ज़रूर खटका पैदा करता है। कोई भी नया आदमी सुरंग में बिना किसी रोशनी के इतनी तेज़ी से नहीं चल सकता। खैर, ये तो पाठक समझ ही रहे होंगे कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। आओ ज़रा बंकम दास के साथ में चलकर ये देख लेते हैं कि भला ये क्या भेद है। थोड़ी ही देर बाद बंकम दास उस छोटे से चौमुआने पर पहुंच गया। वहां से वह दाहिनी तरफ को इस तरह मुड़ गया मानो खूब अच्छी तरह से मालूम हो कि उसे कहाँ जाना है। दाहिनी तरफ की सकरी सुरंग में थोड़ी दूर चलने के बाद उसे सुरंग की छत के एक हिस्से में उस रोशनी नजर आई। रोशनी के पास में आकर उसने देखा, सुरंग की छत में बहुत बड़ा सा एक गोल मोखला खुला हुआ था और फिर उसी मोखले में ही उस सुरंग के अंदर किसी मोमबत्ती की रोशनी झांक रही थी। बंकम दास ने ऊपर को मुंह करके धीरे से अपनी सीटी बजाई। जवाब में चामुंडा ने उस मोखले से नीचे झांका। बंकम दास को देखकर वह बोला, आ गए। बंकम दास ने कुछ जवाब नहीं दिया और ऊपर से चामुंडा ने एक कमंद लटका दी। बंकम दास उस कमंद के सहारे ऊपर चढ़ गया। अब हम बंकम दास को एक छोटी सी कोठरी में देखते हैं। एक ताक पर रखी मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। बंकम दास और चामुंडा के अलावा 3 और आदमी भी इसी कमरे में थे। यहाँ पर हम एक गठरी में बंधे एक कोने में अंटा गाफिल पड़े व्यक्तियों को देख सकते हैं। इन तीनों में से एक आदमी शंभूदास की सूरत का है। सब कुछ चल रहा है। बंकम दास ने चामुंडा से पूछा। जी हाँ, चामुंडा ने जवाब दिया। मनहर शंभूदास का बेस बनाकर चलने के लिए एकदम तैयार है। खैर, इन्होंने भी खूब ही धोखा खाया। बंकम दास अपनी सफलता पर मुस्कुराता हुआ बोला। अभी तक हकीकत ना जान सके। मनहर, तुम्हें अच्छी तरह से याद है ना कि तुम्हें क्या कहना है। मनहर नाम के उस आदमी ने जो शंभू दास के भेस में था, बंकम दास के सवाल का जवाब हाँ में दिया। वे आपस में कुछ देर और बातें करते रहे। यहाँ उनकी बातों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ही देर बाद बंकम दास और चामुंडा शंभू दास बने मनहर को साथ लिए और अपने बाकी 2 साथियों की गठरियाँ बनाकर बेहोश और असली शंभू दास को वहाँ पर छोड़कर फिर उस कोठरी से सुरंग में कूद पड़े। आपस में सलाह मशवरा करते हुए वापस लौटे। जब वे सुरंग के बाहर मैदान में निकले तो रमाकांत और शेर सिंह को अपने इंतज़ार में पाया। जब उन दोनों ने देखा कि बंकम दास और चामुंडा के कंधों पर 2 गठरी हैं और शंभू दास भी उनके साथ चले आते हैं, तो रमाकांत बोला, क्या बात थी, आप कहाँ रह गए थे। ये गठरी में किन लोगों को बांध लाए। हमें लगता है कि ये देवकी का यार है, न जाने यहाँ पर किस तरह घुस आए। शंभू दास बने मनहर ने जवाब दिया। और तुमने सुरंग में जाकर क्या देखा बंकम दास। मुस्कुराता हुआ शेर सिंह बोला। क्या हमारे चामुंडा की वफादारी में कुछ शक है। क्यों शर्मिंदा करते हो शेर सिंह, बंकम दास ने कहा। वाकई चामुंडा पर तुम्हारा यकीन सही था। अंदर जाकर देखा तो इन दोनों अय्यारों से अकेले ही लड़ रहे हैं। देखकर सारा शक जाता रहा और पता लग गया कि चामुंडा पर यकीन ठीक ही है। खैर, यहाँ से तो चलो, मकान में बैठकर आराम से बातें करेंगे, चामुंडा ने कहा और बाग में एक तरफ को गया। उसके साथ ही साथ सब चल दिए। बाग के एक कोने में बनी हुई इमारत का साया अंधेरे के बावजूद भी नजर आ रहा था। पाठकों, क्या आप ये समझते हैं कि हमारे शेर सिंह अय्यार इतनी आसानी से इतना ज़बरदस्त धोखा खा रहे हैं। नहीं, हमें तो असल मामला ये नहीं लगता। हमें तो कोई दूसरा ही गहरा भेद मालूम पड़ता है। खैर, आगे देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ी ही देर में वे इमारत के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे पर 2 सिपाही नंगी तलवार लिए खड़े हैं। ये जानते ही कि आने वाला चामुंडा और उसके साथी हैं, उनमें से एक चकमक की मदद से मशाल जला देता है। मशाल की रोशनी में वह हिस्सा चमक उठता है। चामुंडा के हुक्म से वह आदमी मशाल लेकर सबसे आगे मकान में दाखिल होता है।
उसके पीछे पीछे ये पूरी मंडली चल रही है। आखिर में वे एक कमरे में पहुंच जाते हैं। कमरा किसी राजा महाराजा की तरह सजा हुआ है। मशाल कमरे की एक दीवार में लगाकर पहरेदार चामुंडा का हुक्म पाकर वापस लौट जाता है। कमरे में 2 पलंगड़ी बिछी हुई थी जिन पर वे सब बैठ गए। सबसे पहले शेर सिंह ने शंभूदास से पूछा, आप इनके चक्करों में कैसे पड़ गए? मैं सबसे पीछे आ रहा था ना, शंभूदास बना मनर बोला। चौमुहाने से निकलते इन्होंने मेरा मुंह भींच कर खींच लिया। ये देवकी के अय्यार है और मुझे पकड़कर ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं अपनी ताकत के मुताबिक इनका मुकाबला करता रहा। लेकिन लड़ाई में जख्मी होने के सबब से मैं काफ़ी कमज़ोर हो गया था, अतः ये मुझ पर भारी पड़ रहे थे। उसी वक्त चामुंडा ने मेरी मदद की और इन्हें बांध लिया। इसी तरह एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी गई। उन दोनों को भी होश में लाने का नाटक किया गया। उन्होंने भी यही कहा कि वे देवकी का अय्यार है। 10 में से जख्मी होकर 3 सिपाही चंपानगर पहुंचे तो देवकी समझ गई कि फौजी ताकत से कुछ नहीं होगा, तो हम अय्यारों को शंभूदास को हाजिर करने के लिए भेजा। हम आपका ही पीछा करते करते सुरंग में आए थे, इत्यादि। कुल बातें खत्म होने के बाद चामुंडा और शेर सिंह कमरे के बाहर तकलिए में आए। चामुंडा ने कहा, बस अब तो हो गया सारा काम। शेर सिंह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेशक, शंभूदास तो ठीक है ना? हाँ, चामुंडा ने कहा, अब तो गुरुजी के पास पहुंचना है। 10वां बयान। कांता बेचारी की तो खैर बात ही दूसरी थी, मगर उस भयानक सायत में तो देव सिंह ने लक्ष्मी जैसी दबंग गैयारा के चेहरे पर मौत की छाया साफ देखी। एक सायत के लिए तो देव सिंह भी बुरी तरह से घबरा गया। कांता उससे लिपटी हुई थी। देव सिंह ने बड़ी तेजी से कमरे में इधर उधर देखा। उसका दिमाग बड़ी तेजी से काम कर रहा था। एकाएक उसे यातना गृह में एक तरफ रखा एक बड़ा सा संदूक चमका। दरवाजे पर बराबर थपथपाहट पड़ रही थी। अभी लक्ष्मी अपने मुंह से कोई अल्फाज निकालना ही चाहती थी कि देव सिंह ने उसे चुप रहने का इशारा किया और उसने जल्दी से कांता को संदूक के पीछे छुप जाने और लक्ष्मी को इशारा किया कि वह फुर्ती से देव सिंह को उसी तख्ते के साथ बांध दे। दरवाज़ा खोलो वरना में से तोड़ डालेंगे, बाहर से आवाज़ आई। मगर कमरे के अंदर जो कुछ हो रहा था वो बड़ी तेज़ी से हो रहा था। कांता संदूक के पीछे जा चुकी थी। लक्ष्मी गजब की तेज़ी के साथ देव सिंह को उसी तख्ते के साथ बांध रही थी। बार बार चेतावनी के बाद भी जब बाहर वालों को अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो अब दरवाजे पर ज़ोरदार चोट पड़ने लगी। साफ जाहिर था कि वे दरवाज़ा तोड़ने पर उतारूं। दरवाज़ा इतना मजबूत नहीं था कि वह ज़्यादा चोट सह सके। 7-8 वारों के बाद ही वह बुरी तरह से हिलने लगा था। मगर दरवाज़ा टूटने से पहले ही लक्ष्मी ने देव सिंह को पहले की तरह अच्छी तरह से कसकर तख्ते के साथ बांध दिया और खाने की थाली उठाकर कांता के पास संदूक के पीछे जा चुकी। बंधनों में जकड़ा देव सिंह इस तरह पड़ गया मानो वो बेहोश हो। वाकई दरवाज़ा ज़्यादा चोटें न सह सका और 4-5 चोटें और लगने पर ही टूट गया। एकदम धड़धड़ाते हुए 8 सिपाही कमरे में दाखिल हो गए। उन्होंने तख्ते के साथ बंधे बेहोश और जख्मी देव सिंह को देखा। उसकी यह हालत देखकर एक सिपाही बोला, देखो तो कम वक्तों ने देव सिंह की क्या हालत की है। आदमी को बकरे की तरह ही हलाल करना चाहे, लेकिन देव सिंह तो बेहोश है और फिर कमरे में इसके अलावा कोई और है भी नहीं। एक सिपाही कमरे में चारों तरफ गर्दन घुमाता हुआ बोला, फिर भला ये दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों था? इसे अंदर से किसने बंद किया होगा? मैं इस हरामजादे सुरेंद्र सिंह की सारी बदकारियां जानता हूँ। सबसे आगे वाला सिपाही, जो हकीकत में जसवंत सिंह के अलावा कोई नहीं था, बोला, वो जो उस तरफ संदूक रखा है, हकीकत में वो संदूक नहीं बल्कि इस कमरे से बाहर निकलने के लिए रास्ता है। ज़रूरी इस कमरे का दरवाज़ा अंदर की ओर से बंद करके उस संदूक के रास्ते से बाहर निकल गया होगा। हमारे पाठक अच्छी तरह समझ गए होंगे कि असल में ये 8 सिपाही कौन है। इस वक्त वे किसी न किसी सिपाही के भेस में हैं, मगर हम फिर भी उन्हें उनके असली नाम से ही लिखेंगे। जसवंत सिंह तो सुरेंद्र सिंह का दारोगा रह ही चुका था। इस सबब से वह उस संदूक वाले रास्ते के बारे में खूब जानता था, क्योंकि कई बार उसने खुद भी उस रास्ते का इस्तेमाल किया था। उसके मुंह से वह सुनते ही, वह संदूक नहीं गुप्त रास्ता है, गहरी चंद ने कहा, हम भी तो ये देख लें कि इसका मगर ने भला संदूक में से कैसा गुप्त रास्ता बनवाया हुआ है। इन अल्फाजों के साथ ही गहरी चंद संदूक की ओर बढ़ा। उस वक्त संदूक के पीछे छुपी कांता और लक्ष्मी की क्या हालत होगी, इसका आप खूब अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी गहरी चंद संदूक की ओर बढ़ा ही था कि अचानक देव सिंह बोला, तुम लोग कौन हो? सबके साथ साथ बंदूक संदूक की तरफ ही बढ़ते हुए गहरी चंद ने भी देव सिंह की ओर देखा। इस एक ही सायत में गहरी चंद का ध्यान संदूक की ओर से हट गया और देव सिंह के नज़दीक जाकर बोला, हैं, तुम होश में हो? देव सिंह के अचानक बोल पड़ने से सभी हैरत में थे। देव सिंह ने इसकी बात का कोई जवाब न देकर अपने पहले वाला सवाल दोहराया। इस बार अग्निदत्त ने आगे बढ़कर जवाब दिया,
हम सब तुम्हारे दोस्त हैं देव सिंह। मैं हूँ अग्निदत्त, ये जसवंत सिंह, वो नलकूराम। इस तरह से अग्निदत्त ने देव सिंह के सामने सबकी हकीकत खोल दी। देव सिंह नहीं चाहता था कि उनमें से कोई भी संदूक के पास जा सके, इसलिए वह उन सबको बातों में उलझा लेने की चेष्टा करता बोला, अरे अच्छा आप लोग, मगर यहाँ कैसे? हमें पता लगा कि आप पकड़े गए। जसवंत सिंह ने कहा, हमारा ख्याल है कि आपने खुद को सुरेंद्र सिंह की गिरफ्त में फंसाकर कोई ज़बरदस्त अय्यारी की है। अब बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? सबसे पहली मदद तो यही है, मुझे इस तख्ते से खोलो। देव सिंह के हुक्म की देर थी। सारे के सारे एक साथ झपट पड़े। बंधन खोलते हुए जसवंत सिंह ने सवाल किया, मगर आप इस तरह बेहोशी का नाटक क्यों करे हुए पड़े थे? मैं समझा था कि सुरेंद्र सिंह खुद या उसके सिपाही आए हैं, देव सिंह ने कहा। वे जब भी आते हैं मुझे तकलीफ़ें देते हैं। उनकी तकलीफ़ों से ही बचने के लिए मैं बेहोशी का नाटक कर रहा था, मगर जब तुम्हारी बातें सुनी तो समझा कि तुम सुरेंद्र सिंह के कोई दुश्मन हो, सो बोल पड़ा। और तुम तो अपने ही दोस्त और मददगार निकले। देव सिंह को पूरी तरह से खोल दिया गया। अग्निदत्त ने फिर सवाल किया, लेकिन देव सिंह, कांता को वापस लाने के पीछे? अभी अग्निदत्त आगे कुछ कहना ही चाहता था कि देव सिंह तेजी से बोला, वो सब तुम्हें बाद में बताऊंगा। यह सब कुछ मैंने जिस लिए किया था वह काम पूरा हो चुका है। अब यहाँ से निकलना ही सबसे ज़रूरी है। आधी रात के बाद सुरेंद्र सिंह जल्लादों के साथ मुझसे यहाँ आने को कह गया था, वो आता ही होगा। अगर वो आ गया तो गजब हो जाएगा, जल्दी भाग चलो। मेरे ख्याल से तो अब यहाँ पर जिस कांता को लाएं वो नकली ही है, हरीराम ज़्यादा समझदार बनता हुआ बोला। उसकी इस बात में देव सिंह समझ गया कि इनमें से किसी को भी राजगढ़ में होने वाली वारदातों का पता नहीं है, और ये सब सही समझ रहे हैं कि मेरे यहाँ कांता को लाना किसी तरह की अय्यारी है। देव सिंह ने उनके गलत तरीके से सोचने का फ़ायदा उठाया और बोला, हाँ, बात तो कुछ ऐसी ही है, लेकिन असल चक्कर बहुत लंबा है। यहाँ इस वक्त हम बहुत ही खतरे में हैं। जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल चलो। किसी दूसरी जगह चलकर सारी बातें मुख्तसर में बताऊँगा। ये कहता हुआ वह तेजी के साथ यातना गृह से बाहर निकल गया। उसके पीछे ही वे आठों भी लपके। संदूक वाला गुप्त रास्ता देखने की हसरत बेचारे गहरी चंद के दिल में ही रह गई। बाहर गैलरी में आकर देव सिंह ने देखा कि पहरे वाले सिपाही अंटा गाफिल पड़े हैं। अग्निदत्त ने देव सिंह से कहा, आप इनमें से किसी भी एक सिपाही के कपड़ों को पहन लें तो निकलने में आसानी रहेगी। और देव सिंह ने जल्दी से जल्दी वैसा ही करना शुरू कर दिया। जिस तरह से यहाँ आए थे उसी तरह से एक एक करके निकलना शुरू कर दो। इधर देव सिंह एक सिपाही के कपड़े पहन रहा था, उधर जसवंत सिंह ने अपने बाकी दोस्तों को हुक्म दिया। हुक्म के मुताबिक दो दो की टोली बनाकर वे वहाँ से चल पड़े। जब तक देव सिंह कपड़े पहनकर निपटा, तब तक उसके पास खड़ा हुआ केवल जसवंत सिंह रह गया। उसके तैयार होते ही जसवंत सिंह ने कहा, आओ, और देव सिंह बिना कुछ बोले उसके साथ साथ चल दिया। वे इस तरह से चहलकदमी करके गैलरी पार कर रहे थे मानो पहरा दे रहे हो। देव सिंह के साथ चलता जसवंत सिंह बोला, यातना गृह के बाहर खड़े सिपाहियों के साथ क्या कुछ हो गया है? अभी तक महल में दूसरी जगह खड़े किसी सिपाही तक को पता नहीं है। इस सबब से अभी तक हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। बड़े आराम से महल के बाहर हो सकते हैं। हमने ये काम बड़ी तरकीब से किया है। देव सिंह बिना कुछ बोले ही चुपचाप आगे को चलते ही रहा। वाकई जसवंत सिंह ने बिल्कुल ठीक कहा था। महल से बाहर निकलने में बिल्कुल किसी तरह की भी कोई समस्या सामने नहीं आई। महल के बाहर निकलकर देव सिंह जसवंत सिंह के साथ साथ चलता रहा। जसवंत सिंह उसे सिपाहियों की बस्ती की तरफ ले जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वे दोनों एक सिपाही के घर में घुसे। कमरे में घुसे तो देव सिंह ने वहाँ बाकी सातों यानी अग्निदत्त, चंद्रसेन, नलकूराम, हरीराम, हीरामल, गहरीचंद और सुखदेव को बैठे पाया। कमरे में दो मोमी क्षमादान चल रहे थे और दो चारपाइयाँ पड़ी थी। उनमें से एक चारपाई पर चार और दूसरी पर तीन बैठे थे। जिस चारपाई पर तीन जने बैठे थे उन पर बैठने के लिए जगह कर दी गई। देव सिंह और जसवंत सिंह भी उसी चारपाई पर बैठ गए। कुछ देर की बातों के बाद देव सिंह ने मतलब की बात पर आते हुए सवाल किया, पहले आप लोग अपना हाल कहो कि आप वहाँ किस तरह से पहुँचे। जवाब में जसवंत सिंह ने वह सारा हाल बयान कर दिया जो हम पिछले बयान में लिखाए हैं। देव सिंह छोटे मोटे सवालों के साथ उस बयान को सुनता रहा। आखिर में जसवंत सिंह ने कहा, बस काफ़ी सोच समझ लेने के बाद हमने आपसे मिलने की एक ही तरकीब निकाली कि यातना गृह में ही आपसे मिला जाए। उसी तरकीब के मुताबिक हम आज शाम से ही एक एक दो दो करके महल में दाखिल हो गए। सिपाही हम बने हुए थे। इस सबब से महल में कहीं भी घूमने में हमें रोक टोक नहीं थी। हमने ये तय कर लिया था कि जैसे ही रामसेन का राग बंद होगा, महल में अलग अलग बिखरे हुए हम आठों ने गैलरी में एक जगह मिलने का स्थान तय कर लिया था। योजना के मुताबिक हम वहाँ मिले। हमारी योजना ये थी कि हमें यातना गृह के बाहर पहरे पर खड़े सिपाहियों को इस तरीके से कब्जे में करना है कि महल में कहीं दूसरी जगह मौजूद किसी सिपाही तक को भी हमारी कार्रवाई का पता न लग सके। हम आठों एक साथ यातना गृह की तरफ चले।
यातना गृह के बाहर सिर्फ 6 सिपाही पहरा दे रहे थे। हम सब ने पहले ही ऐसी दवा खा ली थी कि हम में से किसी पर भी किसी तरह का असर न हो। यातना गृह के पास आकर हम सब ने बेहोशी की दवा की छोटी छोटी शीशियाँ खोलकर अपने हाथों में छुपा ली थी। इन शीशियों में बेहोशी की ऐसी दवा थी कि वह उड़कर हवा में मिल जाती थी। हम सब उनके पास पहुँचे और उनसे यूं ही इधर उधर की बातें करने लगे। हमसे बातें करते हुए वे सब अंटा गाफिल होकर ज़मीन पर लुढ़क कर बेहोश हो गए। इस तरह से हमारा काम इतनी आसानी से गुपचुप हुआ था कि कदाचित आपको भी उस वक्त से पहले पता न लगा होगा जब तक कि हमने दरवाज़ा नहीं खटखटा दिया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद की सारी वारदात आप जानते ही हैं कि हम किस आराम से निकाल कर आपको यहाँ तक ले आए। उनका सारा हाल सुनने के बाद देव सिंह जान गया कि इन आठों के बारे में उसने यह अनुमान सही लगाया था कि इनमें से किसी को भी राजगढ़ में होने वाली वारदात का अभी तक नहीं मालूम है। वे सभी समझ रहे थे कि उसका कांता को वापस भरतपुर में लाना किसी तरह की अय्यारी ही है। उन्हें क्या मालूम था कि देव सिंह अय्यारी के साथ साथ मोहब्बत भी करने लगा है। अभी देव सिंह अय्यारी विचारों में उलझा ही हुआ था कि अग्निदत्त ने कहा, हम सब आपका हाल जानने के लिए बड़े ही बेचैन हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कुमारी को वापस लाकर आपने किस तरह की अय्यारी की है, उसके पीछे आपका मकसद क्या है, और आपने उसमें किस हद तक कामयाब हो और आप उसमें किस हद तक कामयाब हो गए। यह हाल बहुत लंबा है और समझने के लिए काफ़ी वक्त और मुनासिब जगह चाहिए, देव सिंह ने कहा। हालांकि ये जगह मैं काफ़ी मुनासिब समझता था, लेकिन अब आप लोगों का हाल सुनने के बाद मैं कह सकता हूँ हमारा यहाँ ज़्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं है। हम तो ऐसी कोई बात नहीं समझते, जसवंत सिंह ने कहा। हमारे लिए तो अब यह मुनासिब जगह है। यह उन्हीं में से तो किसी सिपाही का मकान होगा जिनके भेस में आप में से कोई है, देव सिंह ने कहा। जी हाँ, ये उसका मकान है जिसके भेस में मैं हूँ, जवाब चंद्रसेन ने दिया। या तो मेरे गायब होने का भेद खुल चुका होगा अथवा थोड़ी बहुत देर में खुलने ही वाला होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें वहाँ भी बताया था कि सुरेंद्र सिंह मुझसे आधी रात के बाद आने के लिए कह गए थे। वे आए या ना आए, लेकिन इतनी बात तो तुम मानोगी कि जल्दी ही महर में ये खबर फैल जाएगी कि देव सिंह भाग गया है। सबसे पहले यातना गृह के बाहर बेहोश पड़े सिपाहियों को होश में लाया जाएगा, उनसे सारा हाल पूछा जाएगा। वे सब उन सिपाहियों को जानते ही होंगे जिनके भेस में इस वक्त तुम लोग हो। वे बता देंगे कि तुमसे बात करते हुए वह अचानक बेहोश हो गए। तुम्हारी तलाश की जाएगी। दूसरे बहुत से सिपाही तुम्हारी वहाँ मौजूदगी का बयान देंगे। दरवाजे पर पहरेदार हम सबके निकल जाने का हाल बयान करेगा। इसके बाद खुद ही सोचो कि सुरेंद्र सिंह के सिपाही किन मकानों को घेरेंगे। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर सुखदेव बोला, यह सीधी सी बात अभी तक हमारे दिमाग में नहीं आई थी। तभी तो कहते हैं कि फ़िलहाल ये जगह महफूज नहीं है, देव सिंह ने कहा। और हमारा किस्सा बड़ा ही लंबा, अनूठा और दिलचस्प है। उसका मज़ा किसी महफूज जगह पर आराम से बैठ कर ही आएगा, न केवल इस मकान से, बल्कि हमारे ख्याल से हमें जल्दी से जल्दी भरतपुर की सरहदों से ही बाहर हो जाना चाहिए। इस पर जसवंत सिंह ने सवाल किया, क्या आपके पास कोई मुनासिब जगह है? हमारा ख्याल तो यह है कि यहाँ से निकलकर सीधे राजगढ़ चलना चाहिए, देव सिंह ने कहा। अब हमारा यहाँ का काम खत्म हो चुका है। मैंने एक ऐसी चाल का जाल भरतपुर में बिछा दिया है कि अब हम में से किसी को भी यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। सारा काम वही लोग कर देंगे जिन लोगों को मैं यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। जसवंत सिंह, जो कुछ तुम चाहते थे वह खुद ब खुद ही हो जाएगा। वही जाल तो हम जानना चाहते हैं, अग्निदत्त ने कहा। वो मेरे उस लंबे और अनूठे हॉल के बीच में ही तो आएगा, देव सिंह ने कहा। वो मैं तुम सबको राजगढ़ चलकर ही सुना पाऊंगा। हाँ, तुम्हारे ना चलने में केवल एक ही अड़चन हो सकती है, और वो जसवंत सिंह की माँ, जिसे तुमने रानी रूपमती बता रखा था। हाँ, माँ को बिना आज़ाद किए हम भला भरतपुर से बाहर कैसे जा सकते हैं, जसवंत सिंह ने कहा। उसकी तुम फिक्र मत करो, मुस्कुराता हुआ देव सिंह बोला। मुझे खूब मालूम है कि शेर सिंह ने तुम्हारी माँ को कहाँ कैद किया है। जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। रास्ते में वो कैद खाना पड़ेगा जहाँ उन्हें कैद किए गए। हम उन्हें लेते चलेंगे। इस तरह से वे सब फ़ौरन ही उस मकान से बाहर निकल आए। हम कह सकते हैं कि वे बहुत ही आराम से भरतपुर की सीमाओं से पार हो गए। देव सिंह उन्हें सीधा उस जगह ले गया जहाँ शेर सिंह ने जसवंत सिंह की माँ को कैद किया था। यहाँ हम उस कैद खाने का हाल लिखने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि 9वें भाग के 5वें बयान में लिखा जा चुका है। हम यहाँ नहीं कह सकते कि देव सिंह को इस कैद खाने का भेद कैसे मालूम था। वो ये कैसे जान गया कि शेर सिंह ने जसवंत सिंह की माँ को यहाँ कैद किया है। मगर खैर, और आगे कहीं पता लगेगा तो ज़रूर लिखेंगे। इस वक्त तो हम सिर्फ इतना ही देखते हैं कि उन्होंने जसवंत सिंह की माँ को भी छुड़ा लिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। उनकी बाकी सारी रात जंगल में ही गुजरी। सुबह के वक्त उन्होंने एक जंगली पहाड़ी पर डेरा डाला। फैसला ये हुआ कि नित्य कर्मों और पूजा इत्यादि से छुट्टी पाकर आगे बढ़ेंगे। कुछ देर आराम से पहाड़ी पर बैठे हुए सुस्ताते रहे। सबका दिमाग तो शांत था, मगर देव सिंह का दिमाग उस वक्त बड़ी तेज़ी से चल रहा था। वह सोच रहा था कि यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है।
इनमें से किसी को हकीकत की जानकारी नहीं है, मगर चंपानगर पहुंचते ही तो ये लोग भी सब कुछ जान जाएंगे और उसके दुश्मन बन जाएंगे। वह तो चंपानगर में घुस ही नहीं सकता। बस वह अपने दिमाग में चकराती सी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश में था। सभी नित्य कर्मों से फारिग होने लगे। देव सिंह जंगल में ऐसे दरख्त ढूंढने लगा जिन पर खाने के फल मिले। 2 घंटे बाद वे सब फारिग होकर उसी जगह जमा हुए। बीच में एक कपड़े पर ढेर सारे फल रखे थे, जिन्हें देव सिंह ने बड़ी मेहनत के बाद इकट्ठा किया था। देव सिंह के साथ साथ सभी वे फल खा रहे थे, मगर वे क्या जानते थे कि वे देव सिंह की एक ज़बरदस्त अय्यारी में फंस रहे हैं। उन्हें तो इस बात का ख्वाब में भी गुमान नहीं था कि देव सिंह उसके साथ अय्यारी कर सकता है। फल खाते खाते ही देव सिंह के अलावा सबका दिमाग चकरा उठा। हम ये लिखने में ज़्यादा देर नहीं लगाते कि वे सब बेहोश हो गए। देव सिंह बड़े आराम से उठा। जसवंत सिंह की कमर में बंधा कमर निकाल कर उसने जसवंत की बेहोश माँ की गठरी बनाई। जसवंत सिंह कई बटुआ उतारा, कलम दवात और कागज़ निकाल कर उस पर कुछ लिखा और लिखे हुए कागज़ को वहीं छोड़ वह जसवंत सिंह की माँ को कंधे पर लटका कर पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। चलते वक्त उसने जसवंत सिंह का अय्यारी वाला बटुआ भी लटका लिया था। तेज़ तेज़ चाल से वह पहाड़ी से उतरा और एक पगडंडी पर से चलता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाकर ही यह पगडंडी दो तरफ को बट गई। यहाँ से एक रास्ता राजगढ़ की तरफ जाता था और दूसरा चंपानगर की तरफ। एक शायद देव सिंह ने वहाँ खड़े होकर उस पगडंडी पर नज़र मारी जो राजगढ़ की तरफ जाती थी, और अजीब ढंग से मुस्कुराकर चंपानगर की तरफ जाने वाली पगडंडी पर चल दिया। अभी वह इस रास्ते पर ज़्यादा नहीं बढ़ पाया था कि गठरी में बंधी जसवंत की माँ कुलकुलाने लगी। देव समझ गया कि वो होश में आ चुकी है। एक घने दरख्त के छाँव के नीचे वह ठहरा और गठरी खोल दी। जसवंत की माँ तेजी से खड़ी हुई और देव सिंह को देखने के बाद चारों तरफ देखती हुई बोली, और सब लोग कहाँ गए? तुम मुझे इस तरह कहाँ लिए जाते हो? तुम्हारा बेटा जसवंत सिंह और उसके दोस्त फ़िलहाल मेरे दोस्त नहीं हैं, देव सिंह ने कहा। तुम्हें मैं इसलिए साथ लिए जाता हूँ ताकि मैं तुमसे वह हकीकत पूछ सकूँ जिसको पूरा करने के लिए तुम रानी रूपमती बनी। इसका मतलब तुम उन सबको धोखे में डालकर मुझे लिए जाते हो? बेशक, देव सिंह ने कहा। अब तुम इधर उधर की बातें करे बिना सीधी तरह मेरे सवालों का जवाब दो। क्या सवाल करोगे तुम? जसवंत सिंह की माँ लापरवाही के साथ बोली। सब कुछ तो तुम जानते हो। जानता तो हूँ, लेकिन सारे हाल का मुख्तसर नहीं जानता, देव सिंह ने कहा। पहले तो यही बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? नंदनी, उसने जवाब दिया। अब अपना मुख्तसर हाल कहो। मुख्तसर हाल ना तो कुछ ऐसा है जिसे तुम नहीं जानते हो, ना ही ज़्यादा लंबा है, नंदनी ने कहा। यह तो तुम जानते ही हो कि मैं जसवंत सिंह की माँ हूँ। अब तुम सवाल करोगे कि अगर मैं हकीकत में उसकी माँ हूँ तो भरतपुर के अय्यार मुलाजिम और राजा मुझे जानते क्यों नहीं? तुम कहोगे कि जसवंत सिंह सुरेंद्र सिंह का इतना पुराना मुलाजिम है, तो भला ये कैसे मुमकिन है कि मुझे भरतपुर में कोई ना जाने? मगर यह हकीकत है कि मुझे भरतपुर में कोई नहीं पहचानता। इसका सबब यह है कि मैं ज़्यादातर तीर्थों पर रही हूँ। जसवंत के पिता की मृत्यु जसवंत के बचपन में ही हो गई थी। हम काशी के रहने वाले हैं। मैं अकेली नहीं जसवंत को मेहनत मजदूरी करके पाला है। बचपन में ही एक ज्योतिषी ने मुझे ये बताया था कि जसवंत सिंह बड़ा होकर कोई आम आदमी नहीं रहेगा, बल्कि किसी रियासत का राजा बनेगा। उस दिन तो ज्योतिषी की बात पर यकीन ही नहीं आया था, मगर ज्यों ज्यों जसवंत बड़ा होता गया, न जाने क्यों मुझे भी ज्योतिषी की बात ठीक जचने लगी। जसवंत सिंह की रुचि तलवारबाजी, राजपाट की बातें करने और बहादुरी के काम करने की ज़्यादा थी। जब मुझे ज्योतिषी की बात सच लगने लगी तो मैं भी भला जसवंत की मदद क्यों न करती। मैंने बचपन में जसवंत को ऐसे गुरु की शागिर्दी में रखा जिसने उसे राजपाट की बातें, राजनीति, तरह तरह के हथियार चलाने के अलावा अय्यारी भी सिखाई। बड़ा होकर वह अपनी कोशिश से सुरेंद्र सिंह का दारोगा मुकर्रर हो गया। सुरेंद्र सिंह को जसवंत ने अपने बारे में यही बताया कि वह अकेले ही है, इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं है। धीरे धीरे सुरेंद्र सिंह के बहुत से सिपाही और अय्यार जसवंत के हक में होने लगे। धीरे धीरे उनके दिमाग में ये बात जम गई कि वह अगर कोशिश करे तो सुरेंद्र सिंह की जगह भरतपुर का राजा वह खुद बन सकता है। राजनीति तो उसने सीखी ही थी। उसने महल में होने वाली एक एक बात पर अच्छी तरह से गौर किया। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि बलराम सिंह महारानी रूपमती का सौतेला लड़का होने के बावजूद रूपमती से बेशुमार मोहब्बत करता है। उधर उसकी नज़र चंद्रदत्त पर थी। वह चंद्रदत्त और सुरेंद्र सिंह की दुश्मनी का फ़ायदा उठाना चाहता था। यह भी उसे मालूम ही था कि इस दुश्मनी का सबब से राजकुमारी का अंत है। अच्छी नीति जानने के सबब से जसवंत सिंह ने चंद्रदत्त की नब्ज़ पकड़ ली। वो समझ गया कि चंद्रदत्त को अपने बेटे की बहू बनाने के लिए सिर्फ कांता चाहिए, और कांता को हासिल करने के लिए वह कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो सकता है। जसवंत ने चंद्रदत्त की इसी इच्छा का फ़ायदा उठाया और उसे अपनी तरफ मिलाया। उसने पहला खत चंद्रदत्त को इस तरह लिखा कि अगर खत गलत हाथों में पड़ जाए अथवा चंद्रदत्त ही किसी सबब से मदद करने के लिए तैयार ना हो तो किसी को यह हकीकत का पता न लग सके कि यह खत उसने लिखा है। उसने ये खत हरनाम सिंह के नाम से लिखा था।
उसके बाद उसके दिमाग में बलराम सिंह को अपने साथ लेने की चाल आई। सुरेंद्र सिंह से कुछ दिन की छुट्टी पाकर वह काशी में मेरे पास आया। उसने मुझे सारे हालात और अपनी स्थिति साफ साफ बताई और मेरी मदद चाहिए। ये तो तुम जानते ही होगे कि उसने मेरी क्या मदद चाहिए। हालांकि मुझे जसवंत की ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी थी, मगर ज्योतिषी की बात ध्यान में आते ही मुझे लगा कि कहीं जसवंत इसी ज़रिए से राजा न बनता हो। ये बात दिमाग में आते ही मैंने उसकी बात मान ली। एक रात वह काशी से मुझे चुपचाप भरतपुर ले आया। उसने मुझे गुपचुप मकान में रखा। एक रात उसने मुझे बड़ी आसानी से रूपमती बना दिया। असली रूपमती को उसने अपनी कैद में रखा। बलराम बलराम को जसवंत ने किस तरह अपने कब्जे में किया? देव सिंह ने सवाल किया। उसे मेरी हकीकत बताकर। हकीकत भी सिर्फ इतनी ही कि मैं नकली रूपमती हूँ, नंदिनी ने बताया। जसवंत ने उसे ये नहीं बताया कि मैं उसकी माँ हूँ। उसे यह धमकी दी जाती थी कि अगर उसने जसवंत के कहे मुताबिक काम नहीं किया तो रूपमती को मार दिया जाएगा। तुम्हारा रूपमती बनाने का मकसद? जसवंत का ख्याल था कि सुरेंद्र सिंह जो भी कदम उठाते हैं उसके बारे में रूपमती से सलाह मशवरा करते हैं, नंदिनी ने बताया। अतः इस तरह से सुरेंद्र सिंह के हर कदम की हमें खबर रहेगी। जसवंत का यही मकसद था। क्या जसवंत सिंह का ख्याल ठीक था? देव सिंह ने अगला सवाल किया। ठीक तो था, लेकिन पूरी तरह से नहीं, नंदिनी ने जवाब दिया। वे मुझसे सलाह मशवरा करते तो ज़रूर थे, लेकिन हर मसले पर नहीं। इसी सबब से हमें उनके बहुत से मसलों का पता न लगा और जसवंत सिंह मात खा गया। जब तुम कांता की माँ बनी हुई थी तो एक तरह से कांता तुम्हारे ही कब्जे में थी, देव सिंह ने पूछा। ज़्यादातर कांता तुम्हें रूपमती समझकर तुम्हारे ही पास रहती थी। ऐसे हालात में तो कांता का हरण करके चंद्रदत्त को सौंपना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान था। फिर इस काम को पूरा करने के लिए इतने दिन क्यों लगे? और इस मामले को लेकर चंद्रदत्त और सुरेंद्र के बीच जंग की क्या जरूरत थी? कांता को हासिल करना तो चंद्रदत्त का काम था, नंदिनी ने कहा। जसवंत का तो असल काम भरतपुर की गद्दी पर कब्जा करना था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसने चंद्रदत्त को अपने साथ कांता का ही लालच देकर मिलाया था। ये बात तो सच है कि जसवंत के लिए कांता का हरण करना बिल्कुल मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर वह अपना काम निकाले बिना कांता को इतनी आसानी से चंद्रदत्त तक पहुंचा देता तो फिर बाद में चंद्रदत्त उसका काम निकालने के लिए उसकी मदद क्यों करता? बस इसी सबब से जसवंत ने कांता को चंद्रदत्त के हवाले नहीं किया और यही कहता रहा कि बिना जंग के कांता हासिल होनी मुश्किल है। कुछ देर देव सिंह और नंदिनी में इसी तरह की बातें होती रहीं। उनकी सब बातों का सार ऊपर लिखा जा चुका है, अतः मुख्तसर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम नहीं कह सकते कि वह नंदिनी, जिसने शेर सिंह इत्यादि के पूछने से कुछ भी नहीं बताया, अब देव सिंह को इतनी आसानी से सब कुछ साफ साफ क्यों बता रही है। खैर, मुमकिन है कि आगे कहीं ये भेद खुलकर सामने आए। अभी उनकी बातें ख़त्म भी नहीं हुई थी कि जंगल में एक तरफ से धूल उड़ती सी महसूस हुई। दोनों ने गौर से उस तरफ देखा। एक घुड़सवार तेजी से इधर की तरफ ही भागा चला आ रहा था। दोनों की नज़र उस पर जमी हुई थी। बात की बात में वह घुड़सवार नज़दीक आ गया। देव सिंह ने देखा कि घुड़सवार देखने से कोई ज़बरदस्त बहादुर और लड़ाका महसूस होता है। एक शायद तो नंदनी उसे देखती रह गई। फिर न जाने उसे क्या सूझा कि दौड़कर उसके पास पहुंची और घुड़सवार से बोली, प्राणनाथ, मुझे इस जालिम से बचाओ। एक ही शायद में देव सिंह की खोपड़ी भिन्ना उठी। अभी वह कुछ समझ भी नहीं पाया था कि घुड़सवार गरज उठा, ए देव सिंह, यह मत समझना कि मैं तुझे जानता नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू बूढ़े, अंधे और गरीब माँ बाप का लड़का है और आजकल देवकी का लड़का बनने का स्वांग रचकर चंपानगर का राजा बनना चाहता है। मगर मेरा तुझसे कोई सरोकार नहीं। फिर मेरी घरवाली को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हो गई? एक ही सायत में होने वाले हालात के इस बदलाव ने देव सिंह जैसे अय्यार को चकरा दिया। कई सायत तक तो उसकी समझ में भी नहीं आया कि ये माजरा क्या है। फिर खुद को संभाल कर बोला, अभी अभी तो ये कहती थी कि इसका पति पहले मर गया है। क्या बकता है? गुस्से में आकर घुड़सवार एकदम घोड़े से कूद पड़ा। झूठ नहीं बोलता, इसी से पूछ लो कि अभी इसने क्या कहा था कि नहीं कहा। देव सिंह ने कहा, झूठ नहीं तो क्या सच बोलता है तू? नंदिनी एकदम गुर्रा उठी। मैं भला अपने अमर सुहाग के लिए ऐसा क्यों कहूँगी? मेरा सुहाग क्यों उजड़े? मरे तू, तेरे दोस्त प्राणनाथ, ये झूठ बोलता है और हमें लड़ाई कराना चाहता है। ओ बदकार औरत! उसके साफ झूठ बोलने से देव सिंह भी ताव खा गया। अभी अभी तो तूने कहा था कि तू जसवंत सिंह की माँ है और तेरा पति उसी वक्त मर गया जब जसवंत छोटा ही था। कौन जसवंत? वह आदमी बोला। न जाने ये आदमी किस किस का नाम ले रहा है प्राणनाथ, नंदिनी ने कहा। मैं तो इस नाम के आदमी को जानती भी नहीं। मुझे तो ये कोई अय्यार लगता है जो ज़बरदस्ती मुझे आपकी नज़रों से गिराकर मुझे कब जाना चाहता है। मुँह संभाल कर बात कर, हरामजादी। देव सिंह गाली बकता हुआ उस पर झपटा। तुझे मैं अभी ठीक करता हूँ। सामने ही सामने नंदनी के इस कदर मुकर जाने पर देव सिंह को उस पर बहुत ही गुस्सा चढ़ गया। खुद पर काबू रखना उसे भारी हो गया। अभी वह गुस्से में नंदनी पर झपटे ही था कि वह आदमी उसके सामने अड़ गया और बोला, ए देव सिंह के बच्चे, होगा तू कहीं का बहादुर।
अगर तूने सावित्री को हाथ लगाया तो मुझे तेरे हाथ काट देने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सावित्री? देव सिंह एक बार फिर चौंका। इसने तो अभी अभी अपना नाम नंदनी बताया था। फिर झूठ। सावित्री उर्फ नंदनी फिर गुर्रा उठी। अब तो हम भी इस औरत के बारे में उलझन में पड़ गए। समझ में नहीं आता कि इस औरत का नाम नंदनी है या सावित्री। खैर, जब तक समझ में नहीं आता हम अपनी तरफ से नंदनी ही लिखेंगे। अभी देव सिंह कुछ कहने ही जा रहा था कि घुड़सवार ने उससे कहा, मैं जरा सावित्री से 2-4 सवाल पूछ लूँ। याद रखना, अगर तू बीच में बोला तो ज़ुबान काट लूँगा। देव सिंह के दिमाग में एक विचार तो यह आया कि पहले वह इस बहादुर को ही भुगत ले, जो उसे बात बात पर कभी हाथ कभी ज़ुबान काटने की धमकी देता है। पहले इसे ही समझा दे कि बहादुरी चीज़ क्या होती है। मगर फिर उसने सोचा कि आज जब तक सारी बात सुलझ नहीं जाएगी तब तक तो वह इनमें से किसी को यहाँ से जाने ही नहीं देगा। बहादुरी का मतलब तो वह इस घुड़सवार को थोड़ी देर बाद भी समझा ही देगा। पहले इनकी बातें ही होने दें। मुमकिन है कि इनकी बातों से कोई मतलब की बात समझ में आ सके। सुबह बोला, चलो पूछ लो क्या पूछना है इससे। तुझे इसने कहाँ से पकड़ा सावित्री? घुड़सवार ने नंदनी से पहला सवाल किया। ये मुझे कोई बहुत ही धूर्त चालाक अय्याश और कमीना अय्यार मालूम पड़ता है प्राणनाथ, नंदनी ने कहा। उस दिन जब मैं बगिया से आपके लिए फूल लेने गई थी तो वहाँ ये मिला। मैं बाग से आपके लिए सूंघ सूंघ कर फूल तोड़ रही थी। अचानक एक फूल सूंघ कर मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो खुद को इसकी कैद में पाया और मेरे सामने ये खड़ा था। मैंने इससे पूछा कि ये कौन है, तो इसने कहा कि मैं अपने बारे में तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मुझसे शादी कर लोगी। ओह, वो बोला। इस बदकार ने ऐसा कहा? देव सिंह चुपचाप खड़ा उनकी बातें सुनकर समझने की कोशिश करता रहा। वह नंदनी का सफ़ेद झूठ सुन रहा था और वह यह जानने की कोशिश कर रहा था कि इसने पहले झूठ बोला था या अब झूठ बोल रही है। अभी वह कुछ समझ भी नहीं पाया था कि नंदनी की आवाज़ उसके कानों में फिर पड़ी। वह घुड़सवार से कह रही थी, मैं आपकी दीवानी प्राणनाथ। भला इस नीच के ऐसे अल्फाज पर अमल अमल कैसे करती? मगर इसने भी जिद पकड़ ली कि यह मुझे अपनी पत्नी बनाकर ही दम लेगा। अपना काम निकालने के लिए इसने हर तरह की कोशिश की, मगर इसकी बात मानने का तो कोई सवाल ही नहीं था। उस कैद में इसने मुझ पर बड़े बड़े जुल्म किए। आज किसी तरह इसकी कैद से निकल कर भागने में कामयाब हुई। इस रास्ते से भागकर मैं आपके ही पास आना चाहती थी कि इसने मुझे यहाँ फिर पकड़ लिया। वो तो मौके पर आप इसी वक्त यहाँ आ गए, वरना पता नहीं इस बार ये बदकार मेरी क्या गत करता। अब न जाने क्या क्या कहकर आपको मेरे खिलाफ भड़काता है। क्यों बे देव सिंह, क्या तूने मेरी सावित्री को भी कांता समझ रखा है? नंदनी के चुप होते ही घुड़सवार देव सिंह पर गुर्रा कर आया। एक बार फिर देव सिंह को ताव आया। सोचा कि पहले इसे ही बोलने की तमीज़ सिखा दे, मगर फिर खुद पर काबू करके बोला, अब तुमने इसकी बात तो सुन ली, मेरी भी सुन लो। यह औरत अगर हकीकत में तुम्हारी पत्नी है तो दुष्ट चरित्रिणी है। ये तुमसे झूठ बोलती है, हकीकत बिल्कुल नहीं बताती। इससे लगता है कि ये तुम्हें भी किसी तरह का धोखा देना चाहती है। तुमसे छुप कर ये बड़े ही गलत काम पर चली गई थी। मेरी सावित्री को दुष्चरित्रिणी की गाली देता है। इस बार तो घुड़सवार ने अपनी म्यान से तलवार ही निकाल ली। हुआ सो हुआ। अब जान बचाना चाहता है तो चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना गर्दन अलग कर दूंगा। बहुत धमकी बर्दाश्त कर चुका हूँ तेरी। इस बार देव सिंह खुद पर से काबू खो बैठा। कभी ज़ुबान, कभी गर्दन, कभी हाथ काटता है। तू मुझे कोई घरवाली का गुलाम लगता है जो इसी की बातें सुने जा रहा है? तलवार निकाल कर मुझे क्या धमकाता है? तलवार फेंक कर सामने आ। ओह, घुड़सवार बोला। तो चंद्रदत्त के 2-4 सिपाहियों को मारकर और अय्यारी के मामले में शेर सिंह को धोखा देकर तो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बहादुर समझने लगा है। अभी तूने बहादुर देखे ही नहीं है। ले, तलवार फेंक दी। कहते हुए उसने वाकई तलवार एक तरफ जंगल में फेंक दी। बोला, आजा और आज देख कि बहादुरी किसे कहते हैं। देव सिंह को भला इतनी कहाँ बर्दाश्त थी। वह घुड़सवार पर टूट पड़ा। मगर पहले ही बार में देव सिंह को यह मालूम हो गया कि इस घुड़सवार के मामले में लगाया गया उसका अंदाज़ा बहुत ही गलत था। बड़ी तरकीब से घुड़सवार ने पैतरा बदल कर उसे मात दी थी। अब क्या था, दोनों में महायुद्ध छिड़ गया। नंदनी एक तरफ खड़ी खड़ी उन्हें लड़ता देख रही थी और किसी बात को सोच सोचकर मुस्कुरा रही थी। इस मल्ल युद्ध में देव सिंह को भी ये मानना पड़ा कि घुड़सवार भी कोई पहुंचा ही हुआ है। इस लड़ाई में वह हर तरह से देव सिंह को मात दे रहा था। देव सिंह के दिमाग में लड़ते ही लड़ते ये बात आ गई कि जिस घुड़सवार से वह भिड़ गया वह कोई आम आदमी नहीं है। देव सिंह ने क्या क्या किया वह सब जानता था और लड़ाई में भी उससे पीछे कतई नहीं था। थोड़ी देर बाद घुड़सवार ने देव सिंह को बेहोश कर दिया। उसके बेहोश होते ही नंदनी घुड़सवार से लिपट गई। बोली, अब क्या इसे ले चलोगे? अभी नहीं, घुड़सवार ने कहा और बेहोश पड़े देव सिंह की तरफ देखकर बड़े ही अजीब ढंग से मुस्कुराया और नंदनी को अपने साथ घोड़े पर बैठाकर जिधर से आया था उधर ही रवाना हो गया। उड़ती हुई धूल अब दूर होती जा रही थी। 11वां बयान। इस वक्त हम सिर्फ राजगढ़ में ही नहीं बल्कि राजा चंद्रदत्त के खास कमरे में पहुंच गए हैं। इस वक्त हम वहां उन 8 यानी
जसवंत सिंह, चंद्रसेन, नलकूराम, गहरीचंद, हीरामल, हरिराम, अग्निदत्त और सुखदेव के अलावा चंद्रदत्त, शंकरदत्त, जोरावर सिंह और चमनलाल अय्यार को भी बैठा देख रहे हैं। उन आठों को यहाँ पहुँचे करीब 2 घंटे हो चुके हैं और इस बीच जसवंत सिंह अपना बहुत कुछ हाल सुना चुका है। शुरू से आखिर तक का सारा हाल बयान करता हुआ वह भी देव सिंह को छुड़ाने तक की घटना पर ही पहुंचा था कि चंद्रदत्त ने कहा, यह तुमने बड़ा ही बुरा किया। अब इस दुनिया में देव सिंह से बढ़कर तो हमारा कोई दुश्मन नहीं है। यहाँ पर उन आठों ने चौंक कर इन अल्फाजों का सबब जानना चाहा तो चंद्रदत्त ने वह सारा हाल बयान कर दिया जो देव सिंह कांता को यहाँ से निकालते वक्त कर गया था। उसे सुनकर आठों के आठों तरद्दुत करने लगे। काफ़ी देर बाद जसवंत सिंह बोला, ओह, तो अब हम समझे कि वह आगे चलकर देव सिंह ने हमें धोखा क्यों दिया। इसके बाद जसवंत सिंह ने उस वक्त तक का सारा हाल बयान कर दिया जब तक कि देव सिंह ने उन्हें फल खिलाकर बेहोश किया था। आखिर में बोला, जब हम होश में आए तो मैंने अपनी माँ को गायब पाया। हमारे पास ही देव सिंह का लिखा एक खत भी पड़ा था। इस पर चंद्रदत्त ने खत का मजमून जानना चाहा। जसवंत सिंह ने खत ही निकाल लिया। चंद्रदत्त के इशारे पर खत जोरावर सिंह के हाथ में आ गया। जोरावर सिंह ने उसे पढ़कर सुनाया, प्यारे जोरावर सिंह और चंद्रदत्त के अय्यारों, तुम ज़्यादा देर तक बेहोश नहीं रहोगे। फलों में मैंने केवल उतनी ही बेहोशी की दवा मिलाई है जितनी से तुम इतनी देर तक बेहोश रहो कि मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर निकल जाऊं। मुझे अफसोस है कि तुम्हें हकीकत का अभी तक कुछ भी नहीं पता है। राजगढ़ जाकर जब तुम्हें हकीकत का पता लगेगा तो तुम्हें मेरी मदद करने का अफसोस ज़रूर होगा, मगर मेरा तो फ़र्ज़ है कि तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया। माफ़ करना जसवंत सिंह, मैं किसी खास सबब से तुम्हारी माँ को लिए जा रहा हूँ। काम निकलते ही लौटा दूंगा। तुम्हारा देव सिंह। ये देव सिंह तो बड़ा ही बदकार निकला, अग्निदत्त बोला। राजकुमारी कांता को पाने के ख्वाब स्वयं ही देखने लगा। इसके बाद उनके बीच इसी तरह की बातें होने लगीं। थोड़ी ही देर में एक अर्दली ने आकर सूचना दी कि चंपानगर से रानी देवकी और अय्यार बजरंग लाल आए हैं। यह सुनते ही खुद चंद्रदत्त उनकी अगवानी के लिए उठे और खुद महल के दरवाजे से कमरे तक साथ लाए। थोड़ी सी औपचारिक बातों के बाद बजरंग लाल ने देवकी की इजाज़त मिलने पर चंपानगर का सारा हाल बयान किया। पाठकों को याद होगा कि उसमें अग्निदत्त के भेष में पंकम दास का पहुंचना और बजरंग लाल के भेष में शेर सिंह द्वारा रमाकांत और शंभूदास को छुड़ाकर ले जाना भी शामिल है। सारा हाल सुनकर चंद्रदत्त भी बड़े ही चिंतित हुए। बोले, पिछले 4-5 दिनों से ऐसे ऐसे तरद्दुतों की बातें हो रही हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम तो समझ रहे थे कि देव सिंह ने सारा काम बना दिया है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि देव ने तो हमें बहुत ही बुरी तरह से धोखा दिया है। इधर तो देव सिंह इतना हंगामा मचा गया, उधर वहाँ से शेर सिंह और बंकम दास और शंभूदास को निकाल कर ले जाने में कामयाब हो गए। अगर वे अज्ञात काले नकाबपोश घुड़सवार उनकी मदद नहीं करते तो कामयाब तो वे कभी नहीं हो सकते थे, देवकी ने कहा। उनकी मदद से ही महल से निकलने में कामयाब हो गए। मगर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि वे थे कौन। पहली बात तो यही पता लगानी है कि वे इतने सारे आदमी, जिन्हें किसी फौज की छोटी मोटी टुकड़ी ही कहा जाएगा, किसके थे, और अचानक वह चंपानगर में शेर सिंह की मदद के लिए कहाँ से पैदा हो गए। दूसरा बड़ा खतरा अब यह है कि शंभूदास शेर सिंह आदि पर सारे भेद खोल देगा तो हमारी क्या हालत होगी। इधर अब भरतपुर से जसवंत सिंह का भी पत्ता साफ हो गया है। ये भी वहाँ लौट कर नहीं जा सकते, चंद्रदत्त ने कहा। अब तो वे हमारी ही शरण में आए हैं और जो कुछ कर सकेंगे हमारी ही ताबेदारी में रहकर करेंगे। अब तो जो हो गया सो हो ही गया महाराज। काफ़ी देर से चुप बैठा दारोगा जोरावर सिंह बोला, ये तो मानना ही पड़ेगा कि कुछ दिनों से समय चक्र हमारे खिलाफ बड़ी बुरी तरह घूमा है। उधर महारानी देवकी को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा और इधर हमें भी। मगर अब फिर उनके बारे में बातें करने और बीती हुई बातों पर अफसोस करने से ही कुछ नहीं होगा। मेरी राय तो यह है कि अब बातों को छोड़कर आगे ही विचार किया जाए। बात तो जोरावर भाई ने बिल्कुल ठीक ही कही है, जसवंत सिंह ने कहा। इधर हम पुरानी बातें सोचने में वक्त गुजार देंगे, उधर अगर दुश्मनों ने एक आध चाल और चल दी तो हमारी बाकी रही सही ताकत भी खत्म हो जाएगी। अगर हम कोशिश करें तो मेरे ख्याल से अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। वह तो ठीक है, मगर कुछ समझ में भी आए कि हम क्या करें। यह सवाल अग्निदत्त ने उठाया। मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले 2 काम करने चाहिए, जोरावर सिंह ने कहा। असल पूछे तो यह सारी गड़बड़ महज देव सिंह के सबब से ही हुई है। ना वह ऐन वक्त पर गड़बड़ी करता और ना ही कुमार शंकर दत्त से कांता की शादी रुकती। एक बार फेरे पड़ने की देर थी। फेरों के बाद कुमार कांता के पति बन जाते तो कांता को मजबूर होकर अपनी सारी नफरत मोहब्बत में बदलनी पड़ती। हमारी परंपरा के मुताबिक एक बार लड़की की शादी जिससे हो गई फिर तो लड़की के लिए वो भगवान है। किसी भी कीमत पर लड़की उसका बुरा नहीं चाह सकती। वैसे राजकुमारी कांता तो इन बातों को बड़ी अच्छी तरह से मानने वाली लड़की है।
फिर उन हालातों में सुरेंद्र सिंह को भी मजबूरन हमसे दुश्मनी खत्म करनी पड़ती और इस तरह से शेर सिंह अय्यार भी हमारा ही हो जाता। इस लिहाज से सारी बातों का मुजरिम देव सिंह ही ठहरता। अतः पहला काम तो ये हुआ कि किसी तरह देव सिंह को गिरफ्तार किया जाए, और फिर दूसरा काम ये होना चाहिए कि किसी भी तरह इससे पहले कि शंभूदास किसी को हकीकत बताए उसकी हत्या कर देनी चाहिए। तुमने जो दूसरा काम बताया वो तो हम अपनी कई अय्यारों को सौंप चुके हैं, बजरंग लाल ने कहा। हमें उम्मीद है कि वे इस काम को निपटा लेंगी। रहा तुम्हारा पहला काम, यानी देव सिंह को गिरफ्तार करने की बात, सो इस राय से हम इत्तेफाक नहीं करते। सो क्यों? जसवंत सिंह ने पूछा। ये तो तुम मानोगे कि शेर सिंह और देव सिंह दोनों एक दूसरे की काट हैं, बजरंग लाल ने कहा। अगर हम दोनों से ही दुश्मनी कर लेंगे तो हमारा जीतना मुश्किल पड़ जाएगा। शेर सिंह को तो हम फंसा ही नहीं सकते, इसलिए देव सिंह को फंसाए रखना ज़रूरी है। क्या तुम अब भी ये समझते हो कि देव सिंह हमारे भी कुछ काम आ सकेगा? जोरावर सिंह ने प्रश्नवाचक ढंग से पूछा। बेशक, बजरंग लाल ने कहा। हमें अगर शेर सिंह से टकराना है तो अब भी उसे अपने जाल में उलझाना ही होगा। लेकिन कैसे? ये बात तो साफ हो चुकी है कि देव को कांता से मोहब्बत हो गई है, बजरंग लाल ने कहना शुरू किया। उसने यहाँ पर जो हंगामा किया वह इसी सबब से किया। उधर देव सिंह को हल्का सा ये वहम भी हो सकता है कि वह महारानी देवकी का लड़का नहीं है, मगर हमने भी उसे इस तरह से फंसाया है कि वह एकदम इस बात पर यकीन नहीं करेगा। हम ठीक कह रहे हैं या शेर सिंह इत्यादि ने ठीक कहा है, इस बात की जांच करने वह चंपानगर ज़रूर जाएगा, और हम उसके चंपानगर में घुसते ही दो काम कर सकते हैं। पहला, उसे गिरफ्तार कर लेना, और दूसरा, उसे अपनी बातों में फंसाकर अपने हक में लेना। मेरे पास अब भी एक ऐसी साजिश है जिसमें फंसाकर उसे अपने हक में लिया जा सकता है। वो हमारी बातों को सच मानेगा तथा बाकी सबकी बातों को झूठ। वो साजिश भला कौन सी साजिश है? शंकर दत्त ने पूछा। अभी उसके दिमाग में ना तो ये निश्चित है कि वह अपने अंधे माता पिता का लड़का है, और ना ही ये कि वह महारानी देवकी का लड़का है। इस बात की जांच करने के लिए चंपानगर आएगा। उस वक्त महारानी देवकी उसकी अगवानी उसी तरह से करेंगी मानो वह जैसे उनका ही बेटा हो। नम्रता के साथ यहाँ होने वाली भी बातें पूछेंगी, और उससे ये कह दिया जाएगा कि इससे आगे वह जो कुछ बता गया उसे हम यहाँ बिल्कुल नहीं लिखते, कहीं आगे ही चलकर देखा जाएगा। बस यहाँ तो हम इतना ही लिख सकते हैं कि ये मंडली यहाँ बैठी आपस में बहुत सी बातें करती रही और कुछ ज़रूरी और ख़ास फैसले कर बैठी। रुकावट के लिए खेद है। भूतेश्वर नाथ का सुरेंद्र सिंह के महल में आकर देव सिंह और शेर सिंह के बारे में बताने के पीछे क्या उद्देश्य था? वे अज्ञात नगाबपोश कौन थे जिन्होंने देवकी की कैसे रमाकांत और शंभूदास को निकालने में शेर सिंह और बंकम दास की मदद की थी? और जब शेर सिंह ने नकाबपोशों के बारे में जानने के लिए उनका पीछा किया तो वे लोग शेर सिंह पर तीरों की बौछार करते हुए भाग निकले। आखिर वे ऐसा क्यों चाहते थे कि शेर सिंह उनका रहस्य नहीं जाने? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य था? रमाकांत और शंभूदास को चामुंडा की खो में ले जाने वाले शेर सिंह और बंकम दास क्या वास्तव में असली शेर सिंह और बंकम दास ही थे, या कोई और थे? अगर कोई और थे तो किसके अय्यार थे, और इस अय्यारी के पीछे उनका क्या उद्देश्य था? फिर शेर सिंह और बंकम दास का क्या हुआ? जसवंत सिंह की माँ बनी नंदिनी वास्तव में कौन थी? देव सिंह को बेहोश कर नंदिनी को अपने साथ ले जाने वाला वह घुड़सवार और कौन था? देव सिंह तो बेहोश हो गया था, होश आने पर आखिर उसका फिर क्या हुआ? लक्ष्मी ने सुरेंद्र सिंह के इस शक को दूर करने के लिए कि देव सिंह को यातनागृह से भगाने में लक्ष्मी का हाथ है, एक ऐसी साजिश तैयार की थी कि उस पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। आखिर वह साजिश क्या थी, और शक दूर करने के लिए लक्ष्मी ने किस किस तरह की बातें बनाई? कांता की शादी रमाकांत के साथ हो गई, लेकिन क्या वास्तव में वह रमाकांत ही था, या कोई और था? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर पृष्ठ संख्या की कमी के कारण यहाँ नहीं दिए जा सकें। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कृपया इनके उत्तर विस्तार से जानने के लिए पुस्तक अवश्य पढ़ें। देवकांता संतति का 11वां व 12वां भाग अवश्य पढ़ें। 12वां बयान। जैसे ही सुरेंद्र सिंह को यह पता लगा कि देव सिंह यातना गृह से भाग गया है तो वे गुस्से के सबब से आपे से बाहर हो गए। वे अपने दूसरे मुलाजिमों के साथ दौड़कर यातना गृह में पहुंचे। वहाँ की कैफियत देखने से उन्हें इस हकीकत का पता बिल्कुल नहीं लगा कि यहाँ लक्ष्मी और कांता आई थीं। यातना गृह के बाहर खड़े सिपाहियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने हाल बयान किया कि जिस वक्त वह यानी सुरेंद्र सिंह और हरनाम सिंह यातना गृह के अंदर थे तो फलां फलां सिपाहियों ने उन्हें बेहोश किया। यह सुनकर तो सुरेंद्र सिंह आग बबूला हो गए कि वे हरनाम सिंह के साथ यहाँ आए थे। फौरन ही वे वहाँ गए जहाँ कांता, लक्ष्मी और रूपमती थीं। वहाँ के सिपाहियों ने बताया कि पहले लक्ष्मी कुमारी के लिए खाना लेने गईं और उसके बाद कुमारी को सुलाकर महारानी और लक्ष्मी गईं, और दोनों उसी तरह वापस आईं। इस वक्त तीनों कमरे में ही हैं। जब सुरेंद्र सिंह अपने मुलाजिमों के साथ उस कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह गए। तीनों ही कमरे में बेहोश पड़ी थीं और कमरे की छत पर से एक कमल लटक रहा था।
वह कमंद इस बात का सबूत था कि इस कमरे में कोई आया और गया है। उन तीनों को होश में लाया गया। महारानी रूपमती के साथ साथ कांता और लक्ष्मी ने भी यही बयान दिया कि वे खाना खाते ही बेहोश हो गईं। यही समझा गया कि उन सिपाहियों के भेष में देव सिंह के मददगार अय्यार यहाँ आए और इन तीनों को यहाँ बेहोश कर यहाँ से लक्ष्मी और रूपमती का भेष बनाकर निकले। इन्हीं में से दो अय्यार सुरेंद्र सिंह और हरनाम सिंह के भेष में यातना गृह में पहुँच गए और इस तरह की अय्यारी करके अपना काम कर ले गए। हालांकि कई बार सुरेंद्र सिंह को लक्ष्मी, कांता और रूपमती पर शक हुआ, मगर लक्ष्मी ने कुछ ऐसी साजिश तैयार की थी कि उन पर कोई शक कर ही नहीं सकता था। उसने अपनी बातों से यह साबित कर दिया कि वे तीनों खाना खाते ही बेहोश हो गई थीं। वह साजिश क्या थी और लक्ष्मी ने किस किस तरह की बातें बताईं, उसका मुख्तसर हाल हम बाद में लिखेंगे। फिलहाल इस भाग में हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि सारा हाल मुख्तसर में लिखते हुए वहाँ पहुँच जाएं जहाँ हम पाठकों को ले जाना चाहते हैं। अतः फिलहाल इस 10वें भाग में हम वहाँ तक का हाल बहुत ही संक्षेप में लिख रहे हैं। 11वें भाग के मुख्तसर में आपको इन्हीं घटनाओं का मुख्तसर मिलेगा। यहाँ हम कहेंगे कि सुरेंद्र सिंह ने उन सिपाहियों की खूब तलाश करवाई, मगर वे ना मिले। पाठक तरद्दुद ना करें कि हम यहाँ कथानक इतनी तेज़ी से क्यों लिख रहे हैं। इस देवकांता संतति के 10वें भाग में हम पाठकों को एक खास बात बता देना चाहते हैं, सो उस तक पहुँचने के लिए ये सब जल्दी है। अगले दिन सुबह ही सुरेंद्र सिंह ने यह हुक्म जारी कर दिया कि कांता की शादी रायगढ़ी के राजा रमाकांत से कर दी जाएगी। इस हुक्म को सुनकर कांता के सीने पर जैसे सांप लूट गए। रूपमती ने भी सुरेंद्र सिंह से इस मामले में इतनी जल्दी न करने के लिए जिद की, मगर सुरेंद्र सिंह ने किसी की एक न सुनी और अय्यार गोपाल दास को यह पैगाम लेकर रायगढ़ी भेज दिया कि कल ही सूर्यजीत रमाकांत की बारात लेकर यहाँ आए। सारी रियाया, फौज, मुलाजिम और अय्यार सुरेंद्र सिंह की इस बात से चकित थे, मगर भला किसी में कुछ कहने की क्या ताकत थी। कांता रो रो कर अपना बुरा हाल किए दे रही थी और उधर गोपाल दास सुरेंद्र सिंह का हुक्म मिलते ही रायगढ़ी की ओर रवाना हो गए। गोपाल दास तो खैर बाद में ही रायगढ़ी पहुंचेंगे, मगर हम उनसे पहले ही पहुंच जाते हैं। महाराज सूर्यजीत सिंह का दरबार लगा हुआ है, वहाँ इस वक्त हम रमाकांत को भी बैठा देख रहे हैं। पाठक तरद्दुद करते होंगे कि रमाकांत यहाँ कहाँ से आ गए। हम थोड़े ही लफ्ज़ों में यह लिखे लेते हैं कि सूर्यजीत ने अय्यार विष्णुदत्त और गंगोत्री, दूसरा नाम कथानक में पहली बार ही आया, को सूर्यजीत की खोज में भेजा था। ये दोनों अय्यार बड़ी ज़बरदस्त अय्यारियाँ करके रमाकांत को चामुंडा इत्यादि के बीच से निकाल लाए हैं। इस हाल का मुख्तसर भी हम आपको 11वें भाग में ही पढ़ने के लिए मिलेगा। जब यहाँ आकर सुरेंद्र सिंह का पैगाम सुनाया तो सारे महल में खुशियाँ मनाई गई। खुद रमाकांत की खुशियों की कोई सीमा न थी। कांता से भला कौन शादी के ख्वाब नहीं देखता था। खुद राजा सूर्यजीत बहुत खुश थे। वे भी यही सोचा करते थे कि कांता उनके घर की बहू बने। अगले दिन बारात भरतपुर पहुंची। कांता ने इस शादी का डटकर विरोध किया, मगर उसकी एक न चली। सुरेंद्र सिंह ने कांता को यह धमकी दे दी कि अगर उसने यानी कांता ने किसी तरह की गड़बड़ की तो वे स्वयं ही जहर खाकर मर जाएंगे। कदाचित इसी धमकी में आकर कांता को रमाकांत के साथ 7 फेरे लेने पड़े। देव सिंह के दिल की धड़कन कांता रमाकांत की पत्नी ही बन गई। तो चलिए दोस्तों, देवकांता संतति के 10वें भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके 11वें भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।